सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की मैं आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों से जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, लेकिन मैं तो कच्ची मिट्टी की ईंटों से ही ताज बनाता हूं। किसी ने बहुत सही पंक्तियां लिखी है शिक्षक के लिए। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका गौरव ज्ञान धारा के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न विद जीजीडी फैक्ट्स। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं तो मैं देता ही हूं, साथ ही साथ ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की सभी की मनचाही नौकरी आपके पास में हो, आने वाले समय में सफलता आप लोगों के कदम चूमे। एक शिक्षक, एक गुरु होने के नाते मैं यही शुभकामनाएं दे सकता हूं, और जो मैं कर सकता हूं वो ये है कि आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास कर सकता हूं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब तक ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता रहूं। जितनी मेरी शक्ति है, जितना मेरा सामर्थ्य है, उतनी ही शिद्दत के साथ में मैं प्रयास करूं और आप लोगों को सफलता के झंडे गाड़ने में मदद करूं। यह मेरा हमेशा प्रयास रहा है। साथियों, जब अपने ये चैनल शुरू किया था, 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया था, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था अपना कि अपन किसी कोचिंग, बहुत बड़ी कोचिंग में पहले से पढ़ा रखे हो या अपनी कोई पहले से कोई ऐसी पहचान हो। लेकिन आज अपन 1 मिलियन के करीब है, तो वो सभी आप लोगों के प्रेम के कारण है, निरंतर मेहनत के कारण है। और यही प्रेम बना रहे, यही मेहनत बनी रहे, इसके लिए हमेशा प्रयास करता हूं मैं। जितनी मेरी मतलब सामर्थ्य हो सकती है मैं उससे अधिक करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप सभी को जो है, विशेषकर उन विद्यार्थियों को जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है, उन्हें भी पढ़ने के लिए पर्याप्त माहौल मिले, पर्याप्त संसाधन मिले और वो भी पढ़े लिखें। दुनिया कहती है कि आप अभी तक पेड कोर्स लॉन्च क्यों नहीं किए हो। बस मैं यही कहता हूं कि मेरे विद्यार्थी अभी पेड कोर्स लेने की कंडीशन में नहीं है, वो इतने सक्षम नहीं है कि पेड कोर्स ले सकें। और यदि मैं भी पेड कोर्स देने लग गया तो फिर इनके लिए निशुल्क ज्ञान की धारा बहाएगा कौन। तो बस इसी भावना को, जब जब मतलब दिमाग में पेड कोर्स की बात आती है, तो फिर कई सारे बहनों के, भाइयों के मैसेज आते हैं, जो कहीं वॉचमैन की ड्यूटी करता हुआ पढ़ रहा है, जो कहीं एटीएम में बैठकर पढ़ रहा है, जो कहीं हाउसवाइफ है वो अपने बच्चों को पालते हुए पढ़ रही है, वे बहनें जो बाहर नहीं जा सकती वो पढ़ रही है, वे जो 500 रुपए तक का भी पेड कोर्स नहीं ले सकते वो पढ़ रहे हैं, विधवा बहनें पढ़ रही है, जिनके कोरोना में कईयों के जो है सुहाग उजड़ गया, वे बहनें पढ़ रही है। और अपने लक्ष्य को यदि साध रही है तो मुझे इससे बड़ी मतलब धन दौलत इससे बड़ी क्या चाहिए बताइए। और जितना चाहिए वो ईश्वर दे रहा है, इतना दे रहा है कि मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए, और जितना करना चाहिए उतना कर सके। तो बस ये प्रेम आप लोगों का हमेशा बना रहे। एक शिक्षक दिवस पे आप लोगों के लिए मैं 3 क्लासें लगा रहा हूं। पहली क्लास आप लोगों के लिए यही है, राजस्थान इतिहास के लगभग 300 फैक्ट्स अपन पढ़ेंगे। दूसरी क्लास आपकी 2 बजे शुरू हो जाएगी, राजस्थान अपने हिंदी व्याकरण की। मुकेश जी सर आप लोगों को बहुत बढ़िया 250-300 प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण हिंदी का रिवीजन करवाएंगे। और तीसरी क्लास शाम को 8 बजे मैं लूंगा। मैंने करंट अफेयर्स का आप लोगों के लिए 350 प्रश्नों का एक सेशन ले रखा है। आज फिर से आपके लिए 200 प्रश्नों का सेशन और लूंगा, और वो बोनस सेशन होगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों के उसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस ये प्रेम आप लोगों का बना रहना चाहिए और अपन ऐसे ही आगे चलते रहें। बस ईश्वर इतना अपने ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो भी टीचर्स डे की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। आप मतलब सुबह से हजारों शुभकामनाएं आ गई है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस दिन आप लोग मतलब रात 12 बजे से जो है शुभकामनाएं आनी शुरू हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने दिन बना दिया। ठीक है, चलिए तो अब बेटा इस क्लास को पढ़ते हैं बहुत शिद्दत से और ध्यान से पढ़ना। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बनेंगे, सीधे सीधे बनेंगे, तो वहां पे आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितने बिखरे हुए फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। तो इस क्लास को जो है शेयर करो। आज ये आंकड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि पता चलना चाहिए कि कहीं से ज्ञान की निःशुल्क धारा बह रही है। आज दिन तक पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया, मैं भी कर सकता था, लेकिन उसके पीछे उम्मीद यही है, कारण यही है कि आप प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ 2-4 जने कोई है वो सक्षम है वो पढ़ ले। शिक्षा पे सभी का अधिकार है, उसको सुनिश्चित करना अपना पहला प्रयास है। ठीक है, करें शुरू। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा।
देखो बेटा प्रश्न क्या कह रहा है, जुड़वा जुड़वा से संबंधित बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, आप लोगों को पूछी जाती है जुड़वा से संबंधित। देखो क्या पूछते हैं, सुनिए। निम्न सेनापति युग्म में से असंगत को पहचानना है। गोरा और बादल रावल रतन सिंह के समय थे क्या? बिल्कुल थे। बालक और मदन तेज सिंह जी के समय थे क्या? क्वेश्चन मार्क है। रणमल और रतिपाल हमीर देव के समय थे क्या? बिल्कुल थे। और धन्ना और बिया मान सिंह के समय थे क्या? क्वेश्चन मार्क है। अब देखो धन्ना और बिया जो है इनको मामा भांजा कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है मामा भांजा कहा जाता है। और इनकी छतरी भी बनी हुई है। इनकी छतरी कहां बनी हुई है साथियों? इनकी छतरी बनी हुई है जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, कहां बनी हुई है? छतरी बनी हुई है मेहरानगढ़ में। कहां पे है? मेहरानगढ़ के अंदर है। मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। ये जो है मान सिंह जी, ये कहां के शासक थे? ये जोधपुर के शासक थे। मान सिंह राठौड़ कौन थे? जोधपुर के शासक थे। इसलिए ये कथन भी सत्य है। आप लोगों के जो असत्य कथन है वो ये है बालक और मदन, क्योंकि बालक और मदन जो थे ना वो जैत्र सिंह के सेनापति थे। किसके थे? जैत्र सिंह। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में आ जाती है कि जैसे ये प्रश्न सामने आया तो कि जुड़वा जुड़वा वाले पूछे जाएंगे। तो चलिए टंटोई मेट दा था वास्ते जो को है कि कौन। देखो ये देखो जैता और कुंपा कहां थे? मालदेव के समय थे और इन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में बहुत अपने साहस का प्रदर्शन किया। गोरा और बादल रावल रतन सिंह के समय थे। जयमल और पत्ता उदय सिंह के समय थे। आला और उदल परमर्दी देव के समय थे। और इनके बारे में तो एक लोकोक्ति कहावत भी प्रसिद्ध है कि 12 बरस रुकर जिए 13 बरस हसियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार के बेड़वे तारा रारा। बालक और मदन किसके समय थे? जैत्र सिंह के समय थे, यही असंगत था। रणमल और रतिपाल किसके समय? हमीर देव। धन्ना और बिया जो अपने मामा भांजा कहलाते हैं मान सिंह, मारवाड़ वाले मान सिंह राठौड़ के समय थे। नुसरत खां और उलुग खां भी पूछते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के जुड़वा सेनापति कह सकते हो आप। वैसे अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे, अलग खां और जफर खां भी थे। इनके 4 खान के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, फिर देखो जुड़वा विद्वान कौन है बेटा? ये तो है सेनापति। ये तो क्या है? ये तो है आप लोगों के सेनापति। और ये क्या है आप लोगों के? ये है आप लोगों के विद्वान। ठीक है, तो देखो धर्मघोष और देवघोष पूछे तो अर्णोराज चौहान के समय थे। किसके? अर्णोराज चौहान के समय। योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट पूछे आप लोगों को तो राणा मोकल करके आना। और जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट पूछे तो राणा लाखा करके आना। और अत्रि भट्ट और महेश भट्ट पूछ ले तो राणा कुंभा करके आना। और चंद्रमृदय और जयानक पूछ ले तो बेटा पृथ्वीराज चौहान तृतीय करके आना। आप लोगों के ये प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। मतलब एक जीजीडी फैक्ट आप कह सकते हो तो 15 प्रश्न लेकर आता है। ठीक है, लगभग तकरीबन 15 चीजें कवर होती है। आज भी आप लोगों को जीजीडी फैक्ट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जीजीडी एजू हब टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना भूलना मत। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने से, ध्यान दो। अधीनस्थ पार्थक्य संधि के तहत सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? कंफ्यूजनिंग फैक्ट है, आप लोगों को इजी लगेगा लेकिन मैं बता दूं ये कंफ्यूजन करने वाला है। सिरोही, भरतपुर, धौलपुर या करौली? अधीनस्थ पार्थक्य संधि के दौरान सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो यहां पे आप लोग क्या करोगे पता है? यहां पे आप लोग करोगे करौली। करौली के हरबख्शपाल सिंह थे। अब देखो यहां पे ये भरतपुर क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि भरतपुर भी पढ़ने को आता है अपने। तो देखो आप लोगों के एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मैं हमेशा आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने बताया है कि एक तो होती है अधीनस्थ पार्थक्य संधि जिसे आश्रित पार्थक्य संधि भी कहा गया है, और एक है सहायक संधि। एक क्या है? सहायक संधि। दोनों के अंदर अंतर है। चार्ल्स मैटकॉफ अलग है, लॉर्ड वेलेस्ली अलग है। और ये कंफ्यूजन आप लोगों के अभी तक भी था तो मान लो आज के बाद में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखो सबसे पहले तो देखो आश्रित पार्थक्य संधि क्या है। ठीक है, आश्रित पार्थक्य संधि ये देखो लागू लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की है। किसने की है? लागू लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की है। सुझाव इसका दिया था चार्ल्स मैटकॉफ ने। किसका दिया? किसने दिया था? चार्ल्स मैटकॉफ ने सुझाव दिया था। संधि करने वाली पहली रियासत इसमें कौन सी थी? करौली। आप लोगों को प्रश्न यही पूछा था कि आश्रित पार्थक्य नीति जो है या अधीनस्थ संधि है ये किसके समय की गई है? तो ये करौली ने की है सबसे पहले, 9 नवंबर 1817 को की है। और इसमें संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी 11 सितंबर 1823। ये कंफ्यूजन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लेकर चलते हैं, उनके ये कंफ्यूजन क्लियर होता ही नहीं। क्या कहीं तो गुरुजी भरतपुर बता रहे हैं, कहीं पे करौली बता रहे हैं, क्या है? क्योंकि वो सीधा ही सहायक संधि ध्यान में रखते हैं कि अंग्रेज आया तो अंग्रेज जो है सहायक संधि कराई है। अब ऐसी बात नहीं है, यहां पे ये चीज अलग है, सहायक संधि अलग है। नेक्स्ट स्लाइड में सहायक संधि करवाऊंगा। अब देखो
सबसे पहले तो ध्यान रखो, देखो पहली और अंतिम आप लोगों को पूछी जाती है, ठीक है, पहली और अंतिम पूछी जाती है। तो देखो करौली ने कब किया, 1817। सन याद रखो और शासक याद रखो, हरबख्श पाल सिंह। टोंक में कौन था, अमीर खां पिंडारी, ये भी 1817 है। कोटा में 1817 ही है उम्मेद सिंह। अब आप लोगों को ऐसे युग्म बना के भी पूछा जा सकता है, क्या बताओ निम्न में से किसने 1817 में संधि नहीं की, या निम्न में से किसने 1818 में संधि नहीं की। तो 1818 में तो मोस्ट ऑफ है, ठीक है, 1817 वाला पूछ सकते हैं, तो ये नवंबर दिसंबर ही है, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। कटक ध्यान रख लियो, क्या ध्यान रखो, कटक, कटक ने की है 1817। देखो क ट और क, ठीक है, या कटको या कटको, हाथों हाथ बनाओ, ट्रिक तो पड़े अपार झटको और बनानो के कटको। तो क ट को, करौली, टोंक और कोटा, ठीक है, ये तो है 1817 वाली, याद रखना। जोधपुर 1818 ही है, मान सिंह जी थे। उदयपुर जो मेवाड़ ने संधि की, भीम सिंह जी थे 1818 में। बूंदी में कौन थे, विष्णु सिंह जी 1818। बीकानेर में कौन है, देखो 1818 में सूरत सिंह। किशनगढ़ में कल्याण सिंह और जयपुर में जगत सिंह। जैसलमेर के मूलराज, सिरोही के शिव सिंह। इनको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, क्योंकि सिरोही अंतिम है, देखो 1823। इसमें पहले बीच में एक बांसवाड़ा की 1818 और दे रखी है, महारावल उम्मेद सिंह। पूछ क्या सकते हैं, पूछ सकते हैं शासक, पूछ सकते हैं सन, और पूछ सकते हैं पहला और अंतिम। तो जैसे भी जहां से भी पूछे, अपने सामने एक प्रश्न आया, उसकी डिटेल अपने क्लियर होनी चाहिए कि हाँ इससे रिलेटेड तो अपन भाई आश्वस्त है, ठीक है, इससे रिलेटेड आश्वस्त है, तो फिर बाद में समस्याएं नहीं होती है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अब देखो अगली अगली क्या है, सहायक संधि, इसको बोलते हैं सहायक संधि। अभी जो पढ़ी वो आश्रित पार्थक्य है, अधीनस्थ पार्थक्य है, वो अलग है, ये अलग है। इसमें देखो सबसे पहले भरतपुर है, इसमें क्या है, सहायक संधि में सबसे पहले भरतपुर है, 29 सितंबर 1803, और शासक रणजीत सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे आप लोगों के ये। अलवर में देखो 1803, बख्तावर सिंह, शासक कौन है, बख्तावर सिंह। जयपुर में देखो 1803 में ही है जगत सिंह, और जोधपुर में 1803 के अंदर मान सिंह है, और धौलपुर में जो है 1804 में कीरत सिंह है। तो सहायक संधि में बेटा ये ध्यान रखनी है आप लोगों को, और अधीनस्थ पार्थक्य संधि में दूसरी ध्यान रखनी है। बेटा पंजाब बाढ़ वालों को मैं ऑलरेडी मदद कर चुका हूं, जरूरी नहीं है, हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं, सप्ताह में, महीने में बहुत सारे काम करते हैं। 50,000 रुपए की जो है पंजाब बाढ़ पीड़ितों को सहायता ऑलरेडी जेजेडी परिवार की तरफ से पहुंचाई जा चुकी है। अब मैं, वो आदत नहीं है, कल का आपने रेवाड़ी का वीडियो देखा है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया इवेंट रहा है, तो उसके तो अपन ने जो है पूरा मतलब शॉर्ट्स बना था वो डाल दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं जो सहायता पंजाब में कर चुका हूं उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आपने यहाँ पे सवाल किया है, तो इसलिए बता दूं कि 50,000 रुपए की सहायता अपन ने ऑलरेडी जो है राहत कोष में कर दी है। ताकि देखो जहां पे जो है जितना सामर्थ्य, मैंने कहा ईश्वर ने जितना सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य के अनुसार तो अपन काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं वो स्क्रीनशॉट डाल के आप लोगों को बताऊं, ये आपने नहीं पूछा होता तो मैं बताता भी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपने पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी बताता भी नहीं मैं कि ये चीज ये है। क्योंकि देखो जहां पे अपने पास में यदि सामर्थ्य है तो अपन कर लेते हैं, बाकी नहीं होता तो क्या करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग आपकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये काम जो है जहां जैसे होना चाहिए वैसे हो ही रहा है, और ईश्वर की कृपा इतनी तो है कि यहां से ये चीज की जा सकती है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बेटा, और रेवाड़ी का भी वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि वो आनंद के पल थे, उसको हमने जिया है, उसको मतलब वो जीना मेरे लिए गौरव का पल है, मेरे लिए पूरी जिंदगी में नहीं भुलाने वाला दिन है। क्योंकि यहाँ तो देखो पूरे दिन स्टूडियो में तो रहते ही, आप लोगों के लिए क्लासें लेते ही हैं, लेकिन पब्लिक को रूबरू जाकर जो है शरबत पिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है कि व्यक्तिगत जाकर सेवा करना, और फिर वो जो आनंद होता है अलग ही। तो वो शॉर्ट्स भी बना, बहुत मजा आया, आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे मैं तो कहता हूँ ईश्वर बार बार ऐसे अवसर जो है उपलब्ध कराता रहे, तो हमारा भाई क्या है, दिन बन जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। और सेवा तो करने को जितनी मिले उतना कम है। मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने ये सेवा करने के लिए मुझे चुना, और मेरी टीम के सदस्य भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से साथ देते हैं, पढ़ाई में भी दे रहे हैं, जितना हो सकता है सामर्थ्य अपन कर रहे हैं, और जहां अदर फील्ड में करना चाहिए वहां भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा लीजिए अगला प्रश्न देखो, निम्न में से असंगत को पहचानिए। असंगत पहचाना है, ठीक है। मारवाड़ का पितृहंता शासक राव मालदेव, मारवाड़ की पन्ना गोराधाय, मारवाड़ की नूरजा गुलाब राय, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता उदा। तो देखो ये कथन सही है, राव गांगा की हत्या का आरोप लगा था इन पे,
गौराधाई भी सही है, गुलाब राय भी सही है, विजय अपने यहाँ पे मारवाड़ के अंदर विजय सिंह की प्रेसी। और यहाँ पे देखो ये उदा गलत है, क्योंकि उदा जो है ना इन्हें मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं ये प्रश्न इसलिए शामिल किया हूं क्योंकि देखो 3 जगह मारवाड़ है, तो मारवाड़ से रिलेटेड आप लोगों के फैक्ट्स जो है वो सारे के सारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो अगली स्लाइड जो आ रही है आप लोगों के मारवाड़ के जितने भी बनने वाले प्रश्न है, जो फैक्ट्स है, वो सारे एक साथ क्लियर होंगे। अब यहाँ क्या है? मारवाड़ से संबंधित तथ्य। ठीक है, मारवाड़ से संबंधित तथ्य। तो देखो यहाँ पे मैंने उत्तर मार्क किया है क्या? हाँ, ये है उत्तर इसका। ठीक है, ये है उत्तर। अब देखो मारवाड़ का आदि पुरुष यानी राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? राव सिया को कहा जाता है। इन्होंने मिठू पाली में आके जो है राजधानी बनाई, केंद्र बनाया और उसके बाद में राठौड़ वंश की स्थापना की। राठौड़ का शाब्दिक अर्थ जो है राष्ट्रकूट से बना है, राउठड़ इस शब्द से बना है। इतिहास की क्लास में जाकर देख लेना डिटेल। मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। मारवाड़ का अणविंदिया मोती भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ की नूरजहां किसे कहते हैं? गुलाब राय को कहा जाता है। राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था इसका। मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहते हैं? गौरा धाय को मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल जसवंतरा है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? सरदार सिंह ने करवाया है। ठीक है, किसने? सरदार सिंह। मारवाड़ का पितृहंता मालदेव और मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसे कहा है? भगत सिंह। और यही प्रश्न बना था आपके अभी। ठीक है, मारवाड़ की कुंजी या शरण स्थली किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग को कहते हैं। और इसी सिवाना दुर्ग को कुमथाना दुर्ग भी कहा जाता है। इसको जीतने के लिए पार्श्विक का उपयोग करना पड़ा था। सीध पहाड़ी पे खड़ा दुर्ग है। 954 में इसका निर्माण करवाया गया था विनमदेव परमार द्वारा। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवई बांध को कहा जाता है। जवई बांध जो है आप लोगों के लेपर्ड कंजर्व रिजर्व भी है क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मारवाड़ का राजस्थान का अमृत सरोवर भी इसे कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? रावचंद्र सेन को विश्वेश्वर नाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी ने कहा था। किसने कहा? विश्वेश्वर नाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी। मारवाड़ की मरु कोकिला किसे कहते हैं? मेरा ध्यान रखना, गौरी देवी को कहते हैं। और मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? पीपलूद को कहा जाता है। ये पूछ ले कि ये कहां है, तो ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर है। ये कहां है? हल्देश्वर की पहाड़ियां है, 7 पहाड़ियां हैं, वहां पे है। ये पड़ता है बालोतरा जिले में, सिवाना के अंदर। ठीक है, मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया मेला कहलाता है, जो चौहटन में पड़ता है। मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी का मेला कहलाता है, जो अभी जस्ट भरा ही है। मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत को कहा जाता है। यहाँ पे कई बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं, तो आप चाहे इसको याद मत रखना। ठीक है, क्योंकि ये कई जगह जो है पढ़ने में आया, इसलिए शामिल किया। बाकी आपको लगता है यदि कि विवादास्पद है तो आप इस पे संदेह कर सकते हैं, मैं नहीं मना करूंगा, लेकिन इसको जो है याद चाहे मत करना। ठीक है, अंतिम फैक्ट। बाकी जो है सारे के सारे रट के जाना, पूछेंगे। ले स्क्रीनशॉट। थर्ड ग्रेड का कोर्स कितने का है सर? बेटा अपने यहाँ तो एक भी कोर्स, एक भी क्लास आज दिन तक ऐसी नहीं हुई कि मैं ये बताऊं कि इतने की है, क्योंकि बेची नहीं आज दिन तक। कई टाबर के गुरुजी आपके वीडियो पे ऐड आ जाती है, तो बेटा ऐड से रेवेन्यू आकर कितना आ सकता है? हद से हद मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं ना। अपने एजुकेशन फील्ड के जो है चैनल का रेवेन्यू बहुत कम बनता है यूट्यूब पे। यदि मिलियंस में भी व्यूज आ गए ना, तो उसके बाद भी 1.5 लाख 2 लाख तो हद है। और हमारा जो है सर्वर का खर्चा और इन टीम का खर्चा ही 5-7 लाख का होता है मंथली। मेन कमाई तो कोर्स की है। तो ये चीज है, क्योंकि विद्यार्थी वह भोला टाबर भोला गणा है, जब टाबरान ज्यों बनावा ज्यों बन जाए। तो आज दिन तक बेटा आप कोर्स की रेट पूछ रहे हो, आज दिन तक तो अपन ने बेची नहीं, और आगे ईश्वर करे ऐसी कंडीशन आए नहीं। तो अपनी क्लासेस जितनी है वो फ्री है, जितनी सामर्थ्य के साथ में दे सकते हैं। मतलब पूरा कोर्स, ऐसा नहीं है कि डेमो 2-4 करवाई या एमसीक्यू 2-4 ले ली और उसके बाद में जो है आपके आ जाए। ठीक है, और उसके बाद भी सुन लो, मैराथन क्लासेस जितनी ली है उन सब की एड बंद कर दी है। फिर भी मैराथन क्लासेस जितनी ली है उन सब की एड बंद कर दी है। 2-4 की यदि चालू भी है, तो आज आप लोगों को मैं कह रहा हूं शिक्षक दिवस पे आपके परीक्षा तक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा तक सभी मैराथन क्लासेस पर एड बंद कर देंगे आपके। ठीक है, जो मान लीजिए कि थोड़ा बहुत जो है अपने इससे निकल भी रहा है, मान लो खर्चा, तो उसे भी बंद करेंगे। आप लोग पढ़ो ढंग से, 2 की स्पीड से पढ़ लेना और लीला लहर कर लेना। बाकी क्लासेस जो है यूट्यूब पर पूरी की पूरी, जब से चैनल स्थापित किया है तब से अब तक आप लोगों के लिए निःशुल्क चाहिए, चलाई है और चल रही है पूरे कोर्स।
ठीक है, कोई डेमो वगैरह नहीं है कि भैया आओ ये क्लास देख लो, लास्ट में मैं कोर्स बताऊंगा आप लोगों को। ऐसे काम अपने से न हुए हैं न होंगे। शिक्षक दिवस के कई जगह ऑफर आए होंगे, अपने से नहीं दिए जाते। ठीक है, अपने से सदाबहार जो है वही रहता है, अपने से नहीं दिए जाते तो नहीं होता है ये काम। ठीक है, 50 रुपये के ऑफर था, 10% छूट दे भी दा तो 5 रुपये फर्क पड़े तो ईंटों की फर्क पड़े कौन। ठीक है, ये है सत्य सच्चाई, जो आप स्वीकार कर लो तो बढ़िया। अगली देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ है? ठीक है, बताओ, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर या कलकत्ता? दिल्ली, अमृतसर, अजमेर या कलकत्ता, कहां पे हुआ है? राजपूताना मध्य भारत सभा से आप लोगों के हमेशा प्रश्न बनता ही बनता है। राजपूताना मध्य भारत सभा से हमेशा प्रश्न बनता है। तो इसका तीसरा अधिवेशन कहां हुआ है? अजमेर के अंदर हुआ है। तीसरा अधिवेशन कहां हुआ है? अजमेर के अंदर। आइए डिटेल जानते हैं इसकी। देखो, इसकी डिटेल देखो। स्थापना 1918 मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक नई दिल्ली में। कहां हुई है? मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक नई दिल्ली में हुई है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। संस्थापक जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा और गिरधर शर्मा, ये इनके संस्थापक सदस्य थे। मुख्यालय इसका कहां? अजमेर। अब देखो, प्रथम अधिवेशन 1918 नई दिल्ली में हुआ है। जमनालाल बजाज और गिरधर शर्मा ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन आपके 1919 अमृतसर, याद रखो, अध्यक्ष इसमें याद नहीं रखना है। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर, याद रखो, जमनालाल बजाज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और चतुर्थ अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ है, गणेश नारायण सोमानी इसके अध्यक्ष रहे हैं। सभी के सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट चीज ले लो, स्क्रीनशॉट, प्रश्न छपते हैं। ठीक है, चलिए और याद रखना चाहो ना इनके आप लोग ट्रिक, यदि याद रखना चाहो अधिवेशन की राजधानियों की, तो दान याद रखना। क्या याद रखना? दान की महत्ता अलग ही है। तो डी से तो दिल्ली, ए से अमृतसर, ए से अजमेर और एन से नागपुर। ठीक है, दान याद रख लेना, आप लोगों को राजपूताना मध्य भारत सभा पूरी की पूरी याद हो जाएगी। ठीक है ना, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ के शासक रणमल की हत्या किसकी सहायता से करवाई गई थी? मेवाड़ में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था रणमल का, तो रणमल की एक प्रेयसी थी जिसका नाम था भारमली, और इस भारमली की सहायता से जो है इनकी हत्या करवा दी गई थी। तो देखो, जितनी जितनी प्रेयसियां हैं, प्रेमिकाएं हैं, ठीक है, मतलब अब इनको ही, प्रेयसियों को ही आज की तारीख में गर्लफ्रेंड कहा जाता है। हम प्रेयसियों का काम केडा हा देख लो, एडा काम हा। ठीक है, आज के समय में भी नीले ड्रम बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो बस काम वो के वही है अभी भी, लेकिन यूं है कि लोगों ने जो है नाम थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया। अब देखो, अनारा बेगम, ठीक है, इसको अनारा बेगम कहते थे। गज सिंह की पासवान थी, मारवाड़ में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप, और इन्हीं के जो है हस्तक्षेप के कारण अमर सिंह की जगह जसवंत सिंह को शासक बनाया गया। भारमली रणमल की पासवान थी, काम अभी अपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, गुलाब राय विजय सिंह की पासवान थी, और इसका भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, इसीलिए इसको मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता था। ठीक है, और नन्ही बत्तन, इसके भी काम ऐसे ही थे। जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान थी, मारवाड़ की थी, और दयानंद सरस्वती को विष दिलाने का काम इसने ही किया था, है ना। इसकी पालकी उठाते हुए एक बार दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह को देख लिया था, और फिर जो है उन्हें बहुत बुरी तरीके से लताड़ा था, और कुतिया नाम से संबोधित किया था इन्हें। फिर बाद में इसको जो है दिल पर चुभ गई बात, और जगन्नाथ रसोई की सहायता से इन्होंने दयानंद सरस्वती को जहर दिला दिया था। रस कपूर जगत सिंह की पासवान थी, आमिर, इनका भी हस्तक्षेप राजनीति में बहुत ज्यादा। अमली मीणी, इन्हें तो फिर जो है सजा भी दी गई, जेल में डाल दिया था। अमली मीणी मुकुंद सिंह की पासवान थी, कोटा के अंदर अमली मीणी का महल बना हुआ है, जिसे राजस्थान का छोटा या दूसरा ताजमहल कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के। और बनी ठनी सावंत सिंह की प्रेयसी थी, जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं ना पेंटिंग को, तो वो ये है। एंजाबाई याद रखो, स्वरूप सिंह की प्रेयसी थी मेवाड़ के अंदर। और बेटा याद रखना, चिमना मराठन, चिमना मराठन अलाउद्दीन खिलजी की जो है मतलब प्रेयसी थी, लेकर भाग गया था मोहम्मद शाह, लेकर भाग गया था मोहम्मद शाह। कौन है मोहम्मद शाह? जो है वो लेकर भाग गया था, और फिर बाद में जो है इनके युद्ध हुआ था। ये सारी की सारी प्रेयसी, प्रेमिकाएं, और आधुनिक नाम कहो तो गर्लफ्रेंड ले लो भले थे, स्क्रीनशॉट। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास लगवाएंगे बेटा आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद, मैराथन लगवाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर के मैराथन लगवाएंगे सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद। ऐसी मैराथन लगवाएंगे कि प्रश्न उसमें से ही बने, ये सुनिश्चित करेंगे अपन। देखो, असंगत को पहचानिए। राठौड़ों का यूलिसेस, अपने वीर दुर्गादास राठौड़।
राजस्थान का अबुल फजल मुहणोत नैन सिंह, डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़, राजपुताने का कर्ण राय सिंह। असंगत पहचानना है, असंगत है आप लोगों के, राजपुताने का कर्ण राय सिंह को नहीं कहा जाता था, कर्ण सिंह को नहीं कहा जाता था, राय सिंह को कहा जाता था। ठीक है, कर्ण सिंह को जांगलदत्त बादशाह के नाम से जाना जाता था। बाकी सारे सही है, राठौड़ों का यूलिसेस वीर दुर्गादास राठौड़, राजस्थान का अबुल फजल मुहणोत नैन सिंह, डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। ये बाकी सारे के सारे सही है। देखो व्याख्या, व्याख्या हम ध्यान रखियो टाबरो, बहुत बड़े प्रश्न। कलयुग का करण किसे कहा जाता है? लूण करण को पूछेंगे, नामकरण देने वाला कौन है, जिसने दिए नाम वो कौन है? तो कलयुग का करण लूण करण को किसने कहा? बिट्ठू सूजन ने कहा है। जांगलदर बादशाह के नाम से राव करण सिंह को जाना गया, चिंतामणि भट्ट ने कहा है। किसने कहा है? चिंतामणि भट्ट ने। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजपुताने का कर्ण, देखो रा से रा ध्यान रखना, रा से रा ध्यान रखना, ये राय सिंह और ये रा से राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद। क्या ध्यान रखोगे? राजपुताने का कर्ण राव राय सिंह, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। ठीक है, राजस्थान का अबुल फजल मुहणोत नैन सिंह को किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को किसने कहा है? एलपी टेस्टिटोरी ने कहा है। किसने कहा है? एलपी टेस्टिटोरी ने कहा है। राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। और मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को विश्वेश्वर नाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी ने कहा है। ये प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। चार्ल्स मार्टल के नाम से किसे जाना जाता है? बप्पा रावल को जानते हैं, सीवी वैद। ये ध्यान रखना, बप्पा रावल को ही शिलादित्य भी कहा गया है। क्या कहा गया है? शिलादित्य। ये प्रश्न बना था तो इसे ही शिलादित्य भी कहा है। हसमत वाला शासक राव मालदेव को किसने कहा? फारसी इतिहासकारों ने कहा है। किसने कहा है? फारसी इतिहासकारों ने कहा है हसमत वाला शासक। इसे राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता, 58 प्रगतों का शासक भी कहा जाता था। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रहनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? चलिए, क्या सर जीजीडी फैक्ट्स वाली बुक? हाँ, फैक्ट्स वाली बुक में है, ये जिनके पास है। अभी फैक्ट्स की बुक प्रिंटिंग नहीं हो रही है, लेकिन फैक्ट की बुक जिसके पास में है एज इट इज ऐसे के ऐसे फॉर्मेटिंग के साथ में मिला है आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ का दूसरा कलंक कहलाता है। मेवाड़ का दूसरा कलंक किसे कहा जाता है? उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना? नहीं, इसे कहा जाता था पहला कलंक। ये मेवाड़ का पहला कलंक कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कृष्णा कुमारी विवाद, भूरेलाल भैया को काले पानी की सजा। ये काला पानी की सजा जो दी जाती थी यहाँ पे, वो सराड़ा के अंदर दी जाती थी। कहां दी जाती थी? सराड़ा, जो सलूम्बर के अंदर है। कहां पे? अब सलूम्बर, सराड़ा दुर्ग है, उसको काला पानी कहा जाता है मेवाड़ का। ठीक है, तो इसमें उत्तर है बेटा आप लोगों के कृष्णा कुमारी विवाद। ठीक है, कृष्णा कुमारी विवाद 1 मिनट 100 इस पे मैंने दे रखा है, कृष्णा कुमारी विवाद पे देख लेना। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि गुरुजी ये 1 मिनट 100 कब आता है? हमें जो है ये दिखता नहीं है, या हम टेलीग्राम पे आप इंफॉर्मेशन देते हैं उस पर क्लिक करते हैं तो भी नहीं चलता है। तो टेलीग्राम पे सिर्फ आप लोगों को इंफॉर्मेशन डाल के ये बताया जाता है कि आज का 1 मिनट 100 अपलोड हो गया है और इस टॉपिक से रिलेटेड हुआ है। देखना कहां है? अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर जाओ, चैनल के अंदर जैसे ही जाओगे तो एक जगह दिखेगा वीडियो, एक जगह दिखेगा प्लेलिस्ट, एक जगह लाइव, एक जगह शॉर्ट्स, ऐसे दिखेगा पोस्ट। तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओ, वहां सारे के सारे 1 मिनट 100 मिलेंगे आप लोगों को। हर 1 मिनट 100 पे 1 लाख से ऊपर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑडियंस ने उसका लाभ लिया है। और कई तो 1 मिनट 100 अपने 7-8 लाख तक पहुंच रहे हैं। तो ये आप लोगों का प्रेम है और ये हमें मोटिवेशन देता है। 12 बजे से 2 बजे के बीच हर रोज 1 मिनट 100 लगभग अपलोड किया जाता है। तो जैसे ही अपलोड होता है उसको तुरंत ही देख लेना है, ताकि फिर झंझट ही नहीं। सिर्फ लगता कितना, 1 से 1.5 मिनट लगता है आप लोगों को उसे देखने में। और इंफॉर्मेशन कैसी है? जिसके बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में बनने के। ठीक है, और कोई इंस्टाग्राम पे जाता तो अपन इंस्टाग्राम पे भी उसे उपलब्ध करवाते हैं, गानेराव गौरव नाम की आईडी पे। अब देखो, मेवाड़ से रिलेटेड अपन सारे फैक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे अपन ने मारवाड़ से रिलेटेड पढ़े। मेवाड़ का आदि पुरुष किसे कहते हैं? बप्पा रावल को। मेवाड़ या राजस्थान का चार्ल्स मार्टल, बप्पा रावल को। मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? बामाशाह को। और प्रताप को भी कहते हैं, महाराणा प्रताप। मेवाड़ का उद्धारक हम्मीर को कहते हैं, जिन्होंने बाद में रावल शाखा के अंत के बाद में राणा शाखा को शुरू किया। ठीक है, मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ को कहा जाता है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी को कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा जाता है, जो 1582 में लड़ा गया। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा जेल को कहा जाता है। मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता को कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। मेवाड़ का पितृहंता उदय या उदयकरण को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चुंडा को कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार साथियों मातृकुंडिया रासमी को कहा जाता है।
मेवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जगमंदिर महल को कहते हैं। और मेवाड़ राजवंश की कुल देवी बाण माता है, कुल देवता एकलिंग जी है, और मेवाड़ के शासक भी एकलिंग जी ही माने जाते हैं, और जो वहां के राणा जो शासक है वो सारे के सारे उनके दीवान माने जाते हैं। ठीक है। और मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़ को कहा गया है, और संकटकालीन राजधानी चावंड है। संकटकालीन राजधानी चावंड है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ये सारे बिखरे हुए फैक्ट एक साथ मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। मान लो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ही क्लास लेकर आता तो ये कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते, ये कितने सारे बनते। तो मैंने समय को बचाने के लिए, क्योंकि एग्जाम पास में है तो सबसे मेन चीज है हमारा स्वार्थ न देख के आपका स्वार्थ देखा जाए कि आपका समय कैसे बचेगा, एक साथ में सारा का सारा रिवीजन कैसे होगा, उसी पे आधारित पहले 2 सेशन और दिए हैं, कल्चर वाले दिए हैं, दोनों देख लेना, उसमें से आपके कल्चर के भी सवाल बनेंगे। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ो। देखिए, निम्न में से किस शासक ने अपने पुत्रों के लिए 12 कोठड़ी की व्यवस्था करवाई? किसने करवाई? 12 कोठड़ी की व्यवस्था, यानी कि अपने पुत्रों के बीच में जो है इनको शासन मतलब राज्य जो था उसको बांट ले, ताकि उसके बाद में जो है उनके बच्चे जो आपस में झगड़े नहीं, उत्तराधिकारी युद्ध के लिए झगड़े नहीं। तो दूरदर्शी सोच के साथ में 12 कोठड़ी की व्यवस्था कर दी थी। किसने की बताओ? महाराजा कल्याणमल, महाराजा कुंभा, पृथ्वीराज कछुआ या बारमल, किसने की है? तो ये व्यवस्था की है आमेर के पृथ्वीराज कछुआ ने की है। किसने की? आमेर के पृथ्वीराज कछुआ ने यह व्यवस्था की है, जो ध्यान रखनी है आपको। देखिए, अब पृथ्वीराज इतिहास के अंदर एक नहीं है, पूरे के पूरे 4 हैं। कितने हैं पृथ्वीराज? 4 हैं, और चारों के चारों आप लोगों को एक साथ ध्यान में रखना है, ताकि आप लोगों के कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं। तो देखो, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, अपने ज्यादातर के दिमाग में यही रहता है कि पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, क्या ध्यान में रहता है? पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के यशस्वी चौहान शासक हैं, लेकिन ये चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। ये भी कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उपनाम या उपाधियां पूछेंगे आपको, ध्यान रखना। राय पितौरा, दलपुंगल, हिंदू सम्राट और सपाट लक्षेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। क्या की थी? सपाट लक्षेश्वर की उपाधि धारण। मोहम्मद घोरी के साथ में तराइन के 2 युद्ध लड़े हैं। इनमें पहले में विजयी हुए, दूसरे में हार गए थे। ठीक है, प्रथम 1191 तराइन। तराइन का मैदान कहां पड़ता है? पानीपत, हरियाणा के अंदर। कहां पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। द्वितीय 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद घोरी विजयी हुए। इन शॉर्ट में आप लोगों के पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है अजमेर के शासक, उसमें यह जानकर ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज कछुआ, इनके बारे में ध्यान रखो। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछते हैं। आमेर को 12 भागों में बांटकर अपने पुत्रों में बांटा, तो 12 कोठड़ी व्यवस्था कहलाई। ये भी प्रश्न पूछते हैं। इनकी पत्नी बालाबाई ने आमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया, और बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। ठीक है, बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, तो इन्हें जो है आमेर की मीरा भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आमेर की मीरा भी इन्हें कहा जाता है, या आमेर की राधा भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ महाराजा रायमल के सबसे बड़े पुत्र थे, सांगा के बड़े भाई थे। ये राणा सांगा के बड़े भाई थे, जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से कहते थे। बहुत तेज तो घोड़ा भगाते थे, और बहुत तेज ही ये खुद भी दौड़ते थे। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंबिया छतरी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, और इसके वास्तुकार कौन थे? दपन पाना। इसके वास्तुकार कौन थे? दपन पाना थे। और देखो, पृथ्वीराज राठौड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीकानेर के, ये क्या थे? कवि भी थे, राजकुमार थे, कवि थे। बीकानेर महाराजा कल्याणमल के पुत्र और रायसिंह के छोटे भाई। डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जो पीथल के नाम से जाने गए। और पाथल के नाम से किसे जाना गया? पाथल के नाम से महाराणा प्रताप को जाना गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में वैली किशन रुक्मणी, जिसे जो है पंचम वेद कहा जाता है ना, 19वां पुराण कहा जाता है। दसम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी और बसदे राउत, ये सारी है, जिसमें वैली किशन रुक्मणी जो है गागरोन के किले में लिखी गई है। ठीक है, तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एचडी में करके देखना, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि गुरुजी हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो एचडी में करके देखो, बढ़िया तरीके से दिखेगा आपको। चलो बढ़े आगे, देखो अगला प्रश्न। हुडा सम्मेलन में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं हुआ? कौन से शासक शामिल हुए? कौन सा शासक, प्रश्न को पूरा करना है यहाँ पे। कौन सा शासक शामिल नहीं हुआ? हुडा सम्मेलन में कौन सा शासक शामिल नहीं हुआ? सवाई जय सिंह, जगत सिंह द्वितीय उदयपुर, अभय सिंह जोधपुर, राम सिंह बूंदी।
कौन से शासक हुड्डा सम्मेलन के अंदर शामिल नहीं हुए हैं? तो देखो सवाई जयसिंह तो हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखोगे तो योजना ही पूरी इन्होंने ही बनाई। जगत सिंह द्वितीय इन्होंने तो मतलब अध्यक्षता की है। फिर क्या ध्यान रखोगे, अभय सिंह जोधपुर ये भी शामिल हुए हैं, लेकिन शामिल नहीं हुए हैं तो यहाँ पे बूंदी के शासक राम सिंह जी कहे ना, तो वो शामिल नहीं थे। यहाँ पे सुरजन हाड़ा, बूंदी के शासक कौन शामिल हुए थे? सुरजन हाड़ा शामिल हुए थे। तो देखो डिटेल जानते हैं, हुड्डा सम्मेलन के बारे में अक्सर प्रश्न पूछते हैं। हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता व मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को राजस्थान में रोकना था, क्योंकि मराठों के बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था, बहुत ज्यादा मराठे जो है परेशान करने लग गए थे, तो उनको रोकने के लिए जो है सभी एक छत्र होने के ये योजना थी। योजना बनाई संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा, यानी कि अध्यक्षता करनी किसे थी? संग्राम सिंह द्वितीय को अपने करनी थी, लेकिन आयोजक कौन हुए हैं? सवाई जयसिंह हुए हैं। और अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह द्वितीय ने क्यों? क्योंकि संग्राम सिंह जी की उस समय क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, दिनांक 17 जुलाई 1734, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्थान हुड्डा भीलवाड़ा के अंदर। स्थान कहां है? हुड्डा भीलवाड़ा। सम्मिलित होने वाले शासक, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, क्योंकि अब यही पूछते हैं। देखो सवाई जयसिंह जयपुर, ठीक है, यहाँ पे योजना बनाई, अध्यक्षता पूछे, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद में ध्यान रखो शामिल कौन कौन हुए। सवाई जयसिंह जयपुर के, महाराणा जगत सिंह द्वितीय उदयपुर के, दलेल सिंह बूंदी के, ठीक है, और क्या ध्यान रखोगे? अभय सिंह जोधपुर के, राज सिंह किशनगढ़, दुर्जन साल कोटा के, और जोरावर सिंह बीकानेर, गोपाल सिंह करौली और भगत सिंह नागौर। मैंने सुरजन हाड़ा बताया होगा, उसको मत मानना आप। दलेल सिंह बूंदी के कौन शासक हुए? दलेल सिंह, क्योंकि सुरजन हाड़ा का संबंध रणथंभौर से था। कहां से था? रणथंभौर से। तो ये ध्यान रखना, दलेल सिंह हुए बूंदी के, राम सिंह नहीं हुए। बाकी सारे के सारे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हुड्डा सम्मेलन में हिस्सा कौन कौन रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है जो आप लोगों को पूछते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। सभी के लिए है ये क्लास, 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड, रीट, लाइब्रेरियन, जो भी एग्जाम में राजस्थान जीके आता है उन सभी के लिए। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसने देश में 5 जगह वेधशालाएं बनाई थी? और उन वेधशालाओं को क्या कहा गया? जंतर मंतर कहा गया। क्या कहा गया? जंतर मंतर कहा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये तो आप लोगों ने राज सिंह अपने जो है राजवीर सिंह जी का जो है शॉर्ट्स देख लिया होगा वीडियो कहीं, कि इनका जो ओरिजिनल नाम यंत्र तंत्र था, है ना, और बाद में जो है जंतर मंतर कहा गया। जो अपने राजस्थानियों का ऐसा ही है, मारवाड़ियों का, कि भाई नहीं बोल दे तो नाम बिगाड़ना। तो बताओ, मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई राम सिंह? देखो राम प्रकाश थिएटर है, राम बाग है, ये सारे के सारे जो राम के नाम से आते हैं वो सारे तो बनाए राम सिंह जी ने, ठीक है। प्रताप सिंह जी में ध्यान रखो, यदि ध्यान रखना ही है तो हवा महल इन्होंने क्या बनवाया है? हवा महल बनवाया है, ठीक है। एक ईश्वरनाथ पूछते हैं जो ईश्वरी सिंह ने बनवाया है। एक फिर अपने यहाँ पे इसमें ध्यान रखोगे कि वेधशालाएं किसने बनवाई? सवाई जयसिंह ने बनवाई। वेधशालाएं बनवाई, अश्वमेध यज्ञ करवाया, जयपुर की स्थापना, ये सारे के सारे इनके हैं, ठीक है। तो चलिए अपन जानते हैं इनके बारे में। अब देखो सबसे कंफ्यूजनिंग फैक्ट क्या है? सबसे कंफ्यूजनिंग फैक्ट है कि सवाई जयसिंह कौन है, मिर्जा जयसिंह कौन है। कंफ्यूजन हमेशा रहता है, ठीक है, कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो देखो सवाई जयसिंह जो इनका जन्म 3 दिसंबर 1688 को हुआ है। ये मिर्जा जयसिंह पहले हुए, ये बाद में हुए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसलिए ऊपर लिखा है। पिता इनके बिशन सिंह थे, मूल नाम इनका विजय सिंह था, ठीक है। क्योंकि ये मिर्जा जयसिंह से भी बहुत ज्यादा मतलब चैप्टर थे, एकदम मतलब तर्क वितर्क में वगैरह अव्वल थे, तो इनको सवाई कहा गया। और इनके बाद से जयपुर के सारे शासक सवाई कहलाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा जयपुर शहर बसाया गया। देखो सवाई की उपाधि तो औरंगजेब ने दी है। जयपुर शहर कब बसाया है? 18 नवंबर 1727 को। जंतर मंतर 5 वेधशालाएं बनाई है, जो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा है। यदि याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखना, डीजे बम। क्या याद रखोगे? डीजे बम। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा हो गई याद। 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा है, 7 मुगल शासकों का कार्यकाल इन्होंने देखा है। फिर देखो मिर्जा जयसिंह जन्म कब हुआ है? 15 जुलाई 1661। पिता कौन थे इनके? महासिंह। मिर्जा की उपाधि किसने दी है? शाहजहां ने दी है। मिर्जा की उपाधि किसने दी है? शाहजहां ने। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई है। तो शिवाजी को जो है मुगलों के दरबार में लाने का काम किसने किया? इन्होंने, लेकिन शिवाजी बाद में निकल गए थे। कछवाड़ शासकों में सर्वाधिक कार्यकाल यानी कि 46 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा है, और 3 मुगल बादशाहों का कार्यकाल इन्होंने देखा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। एक टावर बार कमेंट करियो, गुरुजी आप पीडीएफ नहीं देते हो टेलीग्राम पे। बेटा
जो कला संस्कृति के यही जो क्लास ली थी इसकी पीडीएफ भी दे चुका हूं मैं, और जितनी मैराथन है लगभग सबकी पीडीएफ दे दी है। जो पीडीएफ आनी बाकी है वो भी मुझे ध्यान है, एकलव्य बैच की 3 पीडीएफ आनी बाकी है। तो यूं है कि क्लास पूरी होने के 24 घंटे बाद में पीडीएफ दे देते हैं, लेकिन जो पीडीएफ करते हैं वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते। कारण कि पीडीएफ उनके पास में हर कोचिंग संस्था की, हर यूट्यूब चैनल की उपलब्ध मिलेगी, लेकिन जो सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहते हैं ना कि हाँ, क्योंकि क्लास में जो बोलकर बताई जा रही है, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको फोर्स करके बताया जा रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ये प्रश्न बनेगा, ये बनेगा, तो उसकी उन्हें क्या होती है, वैल्यू नहीं होती है ना। उनके दिमाग में सिर्फ होता है कि हाँ हमारे पास में पीडीएफ आ जाए, हमारा समय सबसे कीमती। जबकि एक शिक्षक की भावना से यदि आप देखोगे तो शिक्षक के लिए भी विद्यार्थी का समय सबसे कीमती है ना। सुनार का फेंका हुआ कचरा भी जो है फायदे ही कराता है। तो यहाँ पे मतलब आप लोगों को जो मतलब मान लो कि 2 मिनट का कोई ज्ञान भी दे दिया एक्स्ट्रा, तो वो भी आप लोगों की परीक्षा में जो है 2-4 सवाल सही करवाएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। और पीडीएफ नाम की ऐसी बीमारी है, असाध्य रोग है, लाइलाज बीमारी है, जो फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ाती है टेलीग्राम पे, लेकिन काम बहुत कम आती है। देख लेना पीडीएफ हम क्या दें, पीडीएफ गूगल पे सर्च करते ही आप लोगों को सारी कोचिंगों की मिल जाएगी, है ना। और पीडीएफ से ज्यादा मैटर आप लोगों को गूगल पे सर्च करते ही मिल जाएगा। आपको चैट जीपीटी लाके दे देगा मैटर, लेकिन ऐसा टीचर कहां से लाके देगा जो आपको पूरी भावनाओं से और पूरी शिद्दत से पढ़ाए। तो सिर्फ पीडीएफ के लिए यदि कोई जुड़ा है मेरे टेलीग्राम से, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं था नहीं हूं कान कहा के, सिर्फ पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ। यदि आप भावनाओं से जुड़े हो हमारे साथ कि हाँ गुरुजी की भावनाएं हैं कि हमें नौकरी तक पहुंचाना है, तो आप आज जुड़ो, नहीं तो भले आज लेफ्ट करो। क्यों, सीधी सट बात है, शिक्षक दिवस में झूठ तो यूं बोल लीजिए कौन मेरू, और पहला भी झूठ कभी बोलिए कौन। तो सिर्फ पीडीएफ के लिए नहीं जुड़े, ठीक है। जुड़ना है कि हाँ हमें गुरुजी जो है मार्गदर्शन देते रहते हैं, पीडीएफ भी मिलती है, जानकारी मिलती है, समय पे जो है सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है, तब तो जुड़ो। ये 3.5 लाख बच्चे ऐसे ही तो नहीं जुड़े हैं, और सिर्फ स्वार्थ के कारण के हाँ पीडीएफ मिलेगी इसलिए जुड़े, तो भैया आज ही टाटा बाय बाय, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये कोचिंग संस्था तो है नहीं, हमें कोर्स बेचने नहीं है कि आप टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो हमारे जो है कोर्स बहुत ज्यादा बिकेंगे। जैसे ही हम कोर्स लॉन्च करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा आपको दे देंगे टेस्ट सीरीज, तो उसमें भी क्या है 50, 60, 70 रुपए, हद से हद कॉम्बो भी लोगे तो 200, 250। जीव कोई बेड़ो पार हुणो है नहीं, है सेवा, क्योंकि पूरे साल उन हजारों प्रश्नों को संभालना पड़ता है, सर्वर को मेंटेन रखना पड़ता है, सिक्योरिटी पर पैसा खर्च करना पड़ता है, सब कुछ है ना। कभी मेरी जगह आकर सोचना कि इन सारी चीजों को मेंटेन करके कैसे बढ़ना है, तब समझ आएगा कि हाँ वास्तव में गुरुजी की भावनाएं क्या है और मार्केटिंग क्या होती है ना। सिर्फ टेलीग्राम पे आप लोगों को इसलिए नहीं जोड़ा है कि हमने आज ये कोर्स लॉन्च किया आप ले लो, कोई नहीं है, पढ़ो थे तो बढ़िया। मैं फपूंद आज ने पीडीएफ कर ली, मैंने क्या है कि विजय बाकी तो की कौन, पढ़ने वाले कभी भी पीडीएफ करते ही नहीं है, सीधी बात है। और ये पीडीएफ वालों का हकीकत सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने कंफ्यूज हुए होते हैं कि हाँ पीडीएफ ही लेनी है अपने को, तो बस, तो खुद भी पीडीएफ बन के रह जाते हैं। चलिए, राजभक्त देश हितकारिणी सभा का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है, बताइए। राजभक्त देश हितकारिणी सभा का संबंध जो है किस प्रजामंडल से रहा है, बताओ। मेवाड़, जयपुर, बीकानेर या मारवाड़, किस प्रजामंडल से रहा है। अब एक बच्चे ने लास्ट क्लास में कल्चर वाली में बोला था कि सर प्रजामंडल का रिवीजन करो। अब आप लोगों के आने वाले 4-5 स्लाइडें, 7 स्लाइडें प्रजामंडल का ही रिवीजन होगा, ठीक है। तो यदि प्रश्न आप लोगों को प्रजामंडल से चाहिए तो ये 4-5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रजामंडल है उन सबका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका संबंध रहा था आप लोगों के मारवाड़ प्रजामंडल से। किससे रहा था, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ यानी कि जोधपुर, मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल, ठीक है। देखो टाबरो, अब मारवाड़ प्रजामंडल को पूरा रिवीजन करा, ठीक है, पूरा रिवीजन करा। देखो स्थापना कब हुई है, 1934 में जयनारायण व्यास, राजस्थान के शेर, ठीक है। चलिए, अध्यक्ष मैथ्स की पीडीएफ इसलिए नहीं दी क्योंकि मैथ्स की पीडीएफ सेव नहीं हुई, बताइए। अब दिमाग में आप लोगों के क्या रहता है कि गुरुजी वो क्यों नहीं दी आपने, अरे दे लेकिन करप्ट हो जाए तो कैसे दे, बताइए। और मैथ्स के गुरुजी भी आए थे बाहर से पढ़ाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि गुरुजी आओ वापस टिक कर दो आप फिर दे दो। तो क्लास तो दी हुई है ना आपको, ऐसा तो है नहीं कि क्लास प्राइवेट कर दी हो। मैथ्स की पीडीएफ लेकर करोगे क्या, आप लोगों को आखिर में सवाल तो मिलाने पड़ेंगे, है ना। तो यदि सेव हो जाती सही तरीके से तो दे देते हैं, हमारे कोई ऐसा तो है नहीं कि पीडीएफ अपन ही रखे, है ना। और पीडीएफ देने का कहकर तो 2-4 बंदे जुड़ेंगे ही टेलीग्राम पे, तो
सीधी सट बात है, सामने है। महाराज ने पूछा नहीं काम कौन क्या हाई जो हो जाती है व्यवस्थित से देते ही हम। सारी पीडीएफ है पड़ी है, हमने जितनी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रखी है उतनी तो दुनिया ने डाली ही नहीं है। बताइए, पूरे पूरे कोर्स की पीडीएफ में डाली है क्या किसी ने? बताओ ऐसी कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने कहा गुरुजी पूरे पूरे कोर्स की पीडीएफ में डाली हुई है? मैं कह रहा हूं मेरा चैनल बड़ा, तब से उठा कर देख लो, आप लोगों को पूरे पूरे कोर्स की पीडीएफ वहां मिल जाएगी, पूरी पूरी कोर्स की सभी क्लासों की मिल जाएगी। बताइए, है कोई एचजीडी फैक्ट वाली पीडीएफ दे दी था फ्री में? है कोई देने वाला? बताओ। जो मेन मावा है ना वो कोई नहीं देता है। कचोरी में गाले ना ला रहे बच्ची उड़ो कचरो बहुत सब भी दे दे, ठीक है? तो मावे की कदर तो वही करेगा जो वास्तव में मिठाई का स्वाद जानता है, ठीक है? अदरक का स्वाद हर कोई नहीं जान सकता। अध्यक्ष इसके कौन है? श्री भंवरलाल सर्राफ। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1915 में। मरुधर मित्र हितकारिणी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या नहीं है? मरुधर मित्र हितकारिणी पूछे तो 1915 के अंदर। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा ने की है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की किसने की है? चांदमल सुराणा ने की है। मारवाड़ सेवा संघ का गठन 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ का गठन 1920 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में किया गया है। किसके नेतृत्व में किया है? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में किया है। इस सेवा संघ के नेतृत्व में जोधपुर में तोल आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तोल में जो गड़बड़ियां थी उससे रिलेटेड, ठीक है? मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 में हुआ है, जिसके अध्यक्ष चांदमल सुराणा और मंत्री किशनलाल बाफना को बनाया गया। मंत्री किशनलाल बाफना को बनाया गया है। राजभक्त देश हितकारिणी सभा, सवाल कहां से पूछा था आप लोगों को? यहीं से पूछा था कि राजभक्त देश हितकारिणी सभा का संबंध कहां से रहा है? तो ध्यान रखो, राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन सर सुखदेव प्रसाद ने किया। ये भी पूछ सकते हैं कि किसने किया, तो क्या ध्यान रखोगे? सर सुखदेव प्रसाद ने किया है, ठीक है? और देखो 17-18 दिसंबर 1927 को बंबई में हुए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन में मारवाड़ की ओर से जयनारायण व्यास ने कन्हैयालाल कलंत्री को भेजा था। परिषद कर देना इसे, इसे क्या करोगे? परिषद करोगे, ठीक है? किसको भेजा? कन्हैयालाल कलंत्री को भेजा था, कलंत्री को भेजा था, ठीक है? ये चीज भी पूछेंगे, ये चीज भी पूछी जाती है। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में 24-25 नवंबर 1931 में हुआ है, जो पुष्कर में हुआ है। अब पूछ ले कहां हुआ, तो ध्यान रखना पुष्कर। इस अधिवेशन के सचिव जयनारायण व्यास थे। अब सचिव अलग से पूछ ले तो क्या ध्यान रखोगे? कस्तूरबा गांधी ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया। यानी कि जो डिटेल आप लोगों को प्रजामंडल से पूछी जा रही है वो डिटेल आप लोगों को यहां पे बताई गई है। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी मारवाड़ प्रजामंडल मैंने पूरी तरीके से नहीं बताया है आप लोगों को। तो क्या गुरुजी पूरी तरीके कद बताओ? तो पूरी तरीके अबार ही बताओ, पहला इनो स्क्रीनशॉट ले लो। इसलिए तो मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि कोई पीडीएफ करप्ट हो जाए तो आप लोगों के पास में स्क्रीनशॉट है, आप खुद पीडीएफ बना सकते हो। यदि पीडीएफ नहीं हुई है, करप्ट मिल रही है, तो स्क्रीनशॉट डिलीट कर देना बाद में, तो इन पैसा थोड़ी लगे, है ना? ठीक है, अगला देखो। मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर ही आप लोगों को ये पूछते हैं कृष्णा दिवस कब मनाया गया? 1936 में। ये कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जोधपुर शिक्षा दिवस पूछ ले अब नेक्स्ट, तो ध्यान रखो 21 जून 1936 फीस वृद्धि के विरोध में, ठीक है? और क्या है? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। मारवाड़ लोक परिषद के विरोध में 20 मई 1938 को वकील गणेश दास बोरा द्वारा श्री राज भवन देश हितकारिणी सभा की स्थापना की प्रथम बैठक 20 मई 1938 ईस्वी को हुई है, ठीक है? तो देखो सारे के सारे फैक्ट ऐसे हैं इसके अंदर कि आप लोगों के सारे लीला लहर करने वाले हैं। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया है। अब देख लो दिवस भी कितने हैं? जोधपुर, ये तो है ही, कृष्णा दिवस तो पूछते ही है, उत्तरदायी शासन दिवस भी पूछेंगे, रियासती दिवस भी पूछेंगे, तो 19 अप्रैल 1942 है। और फिर क्या पूछते हैं कि कोई भी एक आधा नाम दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये भाई साहब जी जो है वो कौन से प्रजामंडल से रिलेटेड थे। क्या पूछते हैं कि ये कौन से प्रजामंडल से रिलेटेड थे। तो देखो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो नेता ध्यान रखना है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है राजस्थान के शेर जयनारायण व्यास। फिर उसके बाद ध्यान रखो चांदमल सुराणा, छगनलाल चौपासनी वाला, किशनलाल बाफना, कन्हैयालाल कलंत्री, सर सुखदेव प्रसाद, भंवरलाल सर्राफ, आनंदराज खुराना, मानमल जैन, अभयमल जैन, रणछोड़ दास गट्टानी, पुरुषोत्तम नैयर, गणेश दास बोहरा, एमडीएम यानी मथुरा दास माथुर, तुलसीराम राठी, नथुराम भाटी,
कन्हैयालाल मणियार, श्री इंद्रमल जैन, बाबूलाल गुप्ता, महिमा देवी किंकर, देवकृष्ण थानवी, बाल मुकुंद बिस्सा, बालकृष्ण व्यास, लालचंद जैन, द्वारकादास पुरोहित, श्री हुक्मराज मेहता। एक ही नाम को छोड़ियो। क्या गुरुजी इतना याद क्या हो कोई, तो इतना याद करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको याद करने के चक्कर में बाकी चीजें भूल जाओगे। तो गुरुजी ये क्या काम के, ये ऐसा है कि 2-4 बार पढ़ लेना, ये दिमाग में रख के मत पढ़ना क्या हाँ मेरे को याद नहीं हो रहा है या याद ही करना है, तब तो आओगे प्रेशर में। ठीक है, अब देख लो पीडीएफ वालों को ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और बढ़िया तरीका यह है कि इसको 2-4 बार पढ़ना, इसको 2-4 बार पढ़ना। फिर क्या होगा कि जैसे ही आपके सामने एग्जाम में प्रश्न बनेगा ना, तो आपके सीधा दिमाग में आएगा कि हाँ राठी भाटी प्रश्न बड़े सीधा आएगा। ये देखो तुलसीराम राठी नथुराम भाटी, ऐसे तो आ गया भवरनाथ सरा, सीधा दिमाग में आएगा और आपको लगेगा ऐसे कि मुझे तो याद नहीं है। लेकिन 2-4 बार 5 बार पढ़ लेना और सीधी तरीके से आपके दिमाग में ये हमेशा फिट रहेंगे। लेकिन ये जो फैक्ट होते हैं ऐसे जो डिस्प्ले नहीं करते कि हाँ हम तुम्हें याद है, लेकिन ये याद होते हैं। ठीक है, 2-4 बार पढ़ लेना आराम से। ठीक है ना, चलिए देखो अगला प्रश्न, बालचंद शास्त्री और देवी शंकर तिवारी का संबंध किससे रहा है? मेवाड़, जयपुर, बीकानेर या मारवाड़? ऐसे ही प्रश्न अभी जो है नाम से बनते हैं, तो ये ध्यान रखो जयपुर प्रजामंडल से रहा है। किससे रहा है? जयपुर प्रजामंडल से रहा है। अब देखो जयपुर प्रजामंडल ने पढ़ा पूरी तरीके क्या जयपुर प्रजामंडल संबंध रहा है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रजामंडल कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और बीकानेर, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो स्थापना 1931 कपूरचंद पाटनी, कहा जाता है ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था, ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल माना जाता है। पुनर्स्थापना 1937 में जमनालाल बजाज की प्रेरणा से। ठीक है, अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया गया। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नहीं। अब देखो ये अपन ने पढ़ा मारवाड़ के अंदर रियासती दिवस, अब आप लोगों के बना और प्रश्न आप लोगों के सही होगा। ये फायदा है आप लोगों के इन क्लासेस का, रैपिड रिवीजन। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 9 मई 1938, देखो स्थापना कब हुई है? 1931, लेकिन ये जो है पुनर्स्थापना के बाद 9 मई 1938 को जो है ये प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक है, अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज ने की थी, मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी रही थी। शेखावटी जाट सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय 1938 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की है। किसने की है? जानकी देवी बजाज। आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में विलय 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से हुआ है। और जयपुर प्रजामंडल की सत्याग्रह में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया है? श्रीमती दुर्गावती शर्मा को। व्यक्तित्व के अंदर भी पूछेंगे, ये क्या पूछेंगे? व्यक्तित्व भी पूछेंगे, दुर्गावती शर्मा याद रखना। 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने हैं। क्या बने? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने हैं। ये पूरी क्लास आप लोगों के लिए कल सेट की गई है। कल आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि कल अपने जोधपुर से एक इनविटेशन आया हुआ था कौशल्या जी चौधरी की तरफ से, जो मास्टर शेफ के बड़ी अच्छे से मतलब कंटेस्टेंट रहे हैं। और अमीषा पटेल जो है चीफ गेस्ट थी वहां पे, और बहुत सारे क्रिएटर्स का एक सम्मेलन था। तो मुझे भी उन्होंने एज अपने एजुकेटर्स के रूप में वहां पे इन्वाइट किया था। लेकिन आप लोगों की ये क्लास देनी थी, मुझे पता है रेवाड़ी वाले दिन भी आप लोगों को नहीं दे पाया, तो फिर उन्हें जो है ससम्मान मना किया कि ये समय मेरा जो है विद्यार्थियों के लिए रिजर्व है और आई हैव टू टेक क्लास फॉर देम। तो वो भी माने हैं इस बात को कि हाँ सर गुरुजी आपकी बात सही है, चलिए अपन किसी और दिन मिलेंगे। तो वो तो है। आज भी 3-4 इनविटेशन थे टीचर्स डे के, सभी को हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि ये टीचर्स डे जो है इसके तुरंत बाद में 2 दिन बाद मेरे विद्यार्थियों की क्लास है, तो मुझे ये क्लास लेनी बहुत जरूरी है। तो वहां पे भी अब हाथ जोड़ के निवेदन, एक तो बहुत ज्यादा जो है उन्होंने बहुत फोर्स किया है, तो आपकी क्लास के बाद में घंटा भर वहां भी फिर भी जाके आऊंगा मैं, और फिर वापस आप लोगों की शाम वाली 8 बजे की क्लास की तैयारी मुझे करनी है। जब तक आप हिंदी की क्लास 2 बजे देख लेना, ठीक है। तो आप लोगों के चतुश्रेणी कर्मचारी जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो हिंदी की क्लास देख लेना, आप लोगों के रैपिड रिवीजन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये मतलब आप लोगों के लिए ही शेड्यूल सेट किया, तो इन क्लासेस को मिस नहीं करना है। क्या गुरुजी ये क्यों बता रहे हो आप? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए क्लासेस, इन्हें मिस नहीं करना है, क्योंकि इनमें से सीधे सीधे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो इन्हें आप लोग किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में इन्हें मिस नहीं करोगे। आगे आने वाले और प्रश्न और फैक्ट्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। देखो, अब जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड और क्या पूछते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट पूछते हैं, और क्या पूछते हैं, आजाद मोर्चा। अब इन पे मैंने डिटेल क्लास दी है, फिर भी यहां भी डिटेल ही मिल रही है आप लोगों को। ध्यान दो कि 1942 में सितंबर के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। पूछते क्या है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ किस किस के बीच, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ हीरालाल शास्त्री और जयपुर की रियासत के शासकों की तरफ से प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। क्या याद रखोगे, जनता की तरफ से हीरालाल शास्त्री और यहाँ पे इनके मिर्जा इस्माइल। संबंध जयपुर रियासत किसका, इनका मिर्जा इस्माइल का संबंध जयपुर रियासत। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि ये जो है जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे मतलब सीधी तरीके से ये क्या था, प्रजामंडल क्या था, प्रजा की आवाज, और रियासत यानी शासकों से अपन एग्रीमेंट कर दे तो फिर अपन आवाज नहीं उठा सकते। तो इसमें से ऐसे जो व्यक्ति थे जो अपने 1942 का टाइम था ये, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन का समय था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में जाने को लेकर जो है इनमें मतभेद हो गया। फिर आजाद मोर्चा अलग से गठन किया गया, जिसमें आजाद मोर्चे ने जो है अपने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और इन्होंने हीरालाल शास्त्री और इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, तो देखो आजाद मोर्चे का गठन भी कब है, जेंटलमैन एग्रीमेंट की प्रतिक्रिया के रूप में 1942 में। इसमें शामिल सदस्य आप लोगों को पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये शामिल सदस्य पूछते हैं। इनमें देखो बाबा हरिश्चंद्र, दौलतराम भंडारी, रामकरण जोशी, हंस डी राय और चिरंजी लाल मिश्र ये आजाद मोर्चे के सदस्य रहे थे। बाबा हरिश्चंद्र ने अध्यक्षता की थी, इनके नेतृत्व में ये गठन किया गया था। ठीक है, फिर क्या ध्यान रखो, तो 1945 में आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में पुनः विलय हो गया। तो जहां से जो प्रश्न बनेंगे वो सारे आपको मैं बता रहा हूं कि ये आजाद मोर्चा और जेंटलमैन एग्रीमेंट से इससे आगे प्रश्न नहीं पूछते हैं, इससे आगे प्रश्न नहीं पूछते हैं। 1946 में जयपुर में पहली बार उत्तरदायी सरकार बनी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। 1946 में जयपुर प्रजामंडल अखिल भारतीय लोक परिषद का अंग बन गया था और 5 फरवरी 1939 इस दिन से जयपुर प्रजामंडल ने सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जो है आवाज उठाई और 2 अप्रैल 1940 जयपुर प्रजामंडल व सरकारों के मध्य समझौता हुआ है और इसी दिन प्रजामंडलों को पंजीकृत किया गया। इस प्रजामंडल को क्या किया, पंजीकृत किया है। और जयपुर प्रजामंडल से संबंधित फिर आगे अपने वापस नाम यानी कि नेता जमनालाल बजाज, कर्पूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल मिश्र, बाबा हरिश्चंद्र, लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल, हंस डी राय, पूर्वानंद जैन, दुर्गावती शर्मा, बालचंद शास्त्री, दौलतमल भंडारी, सिद्धराज रड्डा और देवी शंकर तिवारी। जिसमें से आप लोगों को प्रश्न में अभी मैंने बालचंद शास्त्री पूछा था और देवी शंकर तिवारी पूछा था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बीच में से कोई भी नाम उठाकर पूछेगा एग्जामिनर, क्या भाई फलान जी को संबंध किया प्रजामंडल हुआ, बता भाई टावर, तो आपने ध्यान होना चाहिए कि क्यों है सर बैकग्राउंड चेंज करो, कुछ दिख नहीं रहा। अगली स्लाइड चेंज होती है, बैकग्राउंड चेंज, अपने तो हर स्लाइड में बैकग्राउंड चेंज है, चिंता मत ले बैकग्राउंड चेंज, ले बैकग्राउंड चेंज। बंबई, नागपुर, अकोला और जलगांव किस प्रजामंडल की शाखाएं रही है? देखो कितना शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं देखा कितना लोग बता सके। मुंबई, नागपुर, अकोला और जलगांव किस प्रजामंडल की शाखाएं रही है? मेवाड़, जयपुर, बीकानेर या मारवाड़? बताओ टावरों, ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने जीजीडी फैक्ट दिया तो पढ़ा तो हो गई वैसे भी, तो बताइए ये किस प्रजामंडल की शाखाएं रही है? शाबाश, बहुत बढ़िया, ये रही है आप लोगों के मेवाड़ की शाखाएं रही है। बन गया ना प्रश्न, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ना पूरा स्थापना, इसकी तारीख भी पूछते हैं 24 अप्रैल 1938, तो इसको तारीख सहित याद रखना। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, सहयोगी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, हीरालाल कोठारी, भवानी शंकर वैद्य, रमेश चंद्र व्यास। ठीक है, ये रहे हैं इनके सहयोगी। प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। देखो संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा है, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता है। उपाध्यक्ष कौन है? भूरेलाल बया। महामंत्री कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। महामंत्री कौन, किसको बनाया? माणिक्यलाल वर्मा। स्थान जहां पे इसका गठन किया, साहित्य कुटीर नाम था, और साहित्य कुटीर बलवंत सिंह मेहता का घर था, जहां पे इसको क्या किया गया है, इनका गठन। 11 मई 1938 की डेट क्यों पढ़नी है? क्योंकि उदयपुर राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इस संस्था को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी थी। ऐसी चीजें पूछते हैं आप लोगों को कूट बना के। ठीक है, क्या पूछते हैं? कूट बना के, मिला के, फिर कहते हैं देखो आरपीएससी का खतरनाक प्रश्न।
तो ये यहां से अपने को ध्यान देना है। 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। देखो लगा कब है 1938, हटाया कब है 1941। 4 अक्टूबर 1988 विजयदशमी के दिन मेवाड़ से सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, दशहरे के दिन। और पहले सत्याग्रही इसके रमेश चंद्र व्यास थे। भूरेलाल भैया, इनको काले पानी की सजा दी थी। इनको दिल्ली से लौटते वक्त उदयपुर स्टेशन पे गिरफ्तार कर दिया और सराड़ा किले में नजरबंद किया। और सराड़ा किला उस समय का काला पानी कहलाता था। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ले स्क्रीनशॉट। चलो अगला देखो, पार्ट 2, मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं। यहां से आप लोगों को मैंने प्रश्न पूछा है। 4 शाखाएं रही, बंबई, नागपुर, अकोला और जलगांव। 4 शाखाएं रही है। जब जब यहां पे प्रतिबंध लगाया है तो इन्होंने आगे से जो है दूसरी जगह पे इनका संचालन किया है। ठीक है, फिर देखो क्या ध्यान रखोगे, 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, आयोजन स्थल पहले अधिवेशन का शाहपुरा हवेली उदयपुर। अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा को बनाए और उद्घाटनकर्ता आचार्य जे.बी. कृपलानी को बनाया है। अब यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्या ध्यान रखोगे। हाँ, इस अधिवेशन में खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित ने किया है। ठीक है, मेवाड़ के हरिजन सेवा संघ की स्थापना जो है, जिसका कार्यभार किसे दिया था, मोहनलाल सुखाड़िया को, फरवरी 1942 में। 31 दिसंबर 1945 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन जो है आयोजित हुआ था। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, यह भी पूछते हैं। और आयोजन हुआ कहां, तो सालोटिया मैदान उदयपुर। अध्यक्ष इसके बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और मेवाड़ प्रजामंडल के नेता, कद्दावर नेता कौन कौन रहे थे, तो देखो माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, रमेश चंद्र व्यास, नरेंद्र पाल, नारायण दास, मोहनलाल सुखाड़िया, वीरभद्र जोशी, रोशनलाल। और महिला नेत्री कौन कौन थी, जो महिलाएं थी, नारायणी देवी, स्नेहलता, सुशीला, सुभद्रा कुमारी, निर्मला, कमला कुमारी, भगवती देवी। ये सब महिलाएं और पुरुष साथ में याद रखना है। एक टाबर कहो कि गुरुजी प्रजामंडल को रिवीजन करा दो, तो प्रजामंडल को रिवीजन में थाने करा रही हूं पूरा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, नेताजी दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है, बताओ टाबरों। नेताजी दिवस का संबंध किससे रहा है, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर या मारवाड़, किससे रहा है नेताजी दिवस। अभी देखो रियासती दिवस पढ़ा है अपन ने, मोतीलाल दिवस पढ़ा है। अब बताओ नेताजी दिवस का संबंध। अब क्या कई जने ऐसे दिमाग लगाएंगे, मेवाड़ हो गया, जयपुर भी करा दिया, मारवाड़ भी करा दिया, लारे बच्चियों बीकानेर। ठीक है, इतो भी किन दिमाग चाल गयो, नहीं तो वो भी सही उत्तर कर दी। लारे बच्चियों इन ऑप्शन में बीकानेर, तो उत्तर है भाई बीकानेर। ऐसे दिमाग किस किसने लगाया बताओ। ऐसा दिमाग कई बार ऐसा होता है एग्जाम हॉल में भी जो है ना, कोई प्रश्न अपने को नहीं आ रहा तो डायरेक्ट तुक्का मत मारना, एक बार उसको स्किप करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे 10 प्रश्न बाद में वो ही उसका उत्तर ही किसी प्रश्न में मिल जाए। ऐसा कई बार होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा पेपर जो है 2-3 अटेम्प्ट में, यानी कि वहीं बैठे बैठे 2-3 राउंड में पूरा करो। कि पहले राउंड में 100% कॉन्फिडेंस वाले करो, दूसरे राउंड में जो छोड़े उसमें से काफी के उत्तर आपको याद आ जाएंगे वापस, वो कर लो। तीसरे राउंड में कि हाँ अब तो तुक्केबाजी करनी है, तो तुक्केबाजी जब नेगेटिव मार्किंग है तब तो नहीं करनी है, और करनी कहां है जब 50-50 में कंफ्यूजन है। ठीक है, ये टिप्स है, लिख के रखना। बीकानेर प्रजामंडल देखो टावरो, स्थापना 4 अक्टूबर 1936। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई है। इसकी स्थापना कलकत्ता, जैसे भरतपुर वाले की रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई थी। ठीक है, फिर ध्यान रखो अध्यक्ष मगाराम वैद्य को बनाया, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। पुनर्स्थापना 1937 में। ठीक है, अध्यक्ष इसके लक्ष्मी देवी आचार्य, जो पुनर्स्थापना हुई उसकी। 22 जुलाई 1942 को वकील रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया, और 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मनाया गया। क्या बनाया गया, बीकानेर सरकार विरोधी दिवस। 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस जयपुर में मनाया गया। ये पूछ लेना ना तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, क्या बीकानेर दमन विरोधी दिवस कहां मनाया गया। तो फिर क्या है, ज्यादातर या तो बीकानेर करेंगे या कलकत्ता करेंगे, क्योंकि इतना दिमाग चलेगा। जयपुर में मनाया है, इतना दिमाग बहुत कम बच्चों का चलेगा। बीरबल सिंह शहीद दिवस 12 जुलाई 1946, 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस, 23 जनवरी 1946 नेताजी दिवस, इन सबका संबंध बीकानेर से।
बीकानेर एक दिग्दर्शन, क्या है ये? चंदनमल बहड़ द्वारा लिखित गंगा सिंह विरोधी पुस्तक है, शासक विरोधी पुस्तक है। बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या किसे कहते हैं? बीकानेर सेफ्टी एक्ट 1932 के तहत क्रांतिकारी नेताओं को 17 मार्च 1937 तक बीकानेर छोड़ने के आदेश जारी किए गए थे। इसे कहा जाता है बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या, कि भाई पैदा होने से पहले ही जो है इसको क्या कर दिया इन्होंने, खत्म करने की कोशिश की। देखो 1936 में हुआ है गठन तो, और ये कब निकाला है? 1932 के अंदर निकाला है। और फिर जो है जैसे ही हुआ गठन इसका, तो 17 मार्च 1937 को जो है बीकानेर छोड़ने के आदेश जारी कर दिए। और एक्ट कब निकाला था? 1932 वाला था। बीकानेर प्रजामंडल के नेता कौन कौन थे? मगाराम वैद, चंदनमल बहड़, हनुमान सिंह आर्य, कन्हैयालाल ढूंढ, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मीदास स्वामी, भिक्षालाल बोहरा, देवी दत्त पंत, दाऊ दयाल आचार्य, गंगादास सेवक, बाबू रघुवर दयाल गोयल, मेघराज पारिक, सत्यनारायण सर्राफ, गोपाल दास स्वामी। ये सारे के सारे आपके बीकानेर प्रजामंडल से रिलेटेड नेता थे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलो चलो छात्रों आगे बढ़ना। किसने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं बताई है? अब ये देखो, राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड बहुत बार बनाया आप लोगों को, और एग्जामिनर ने सवाल भी बहुत बार बनाया। तो अपने को क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित ये अग्निकुंड वाला सिद्धांत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से जो है राजपूतों की उत्पत्ति होती है, ये सिद्धांत जो है इस कौन से नहीं बताई है? किराड़ू अभिलेख इन्होंने बताया है, ध्यान रखना, किराड़ू अभिलेख ने बताया। बहुत कम बच्चे जो है इस पे ध्यान देते हैं। पृथ्वीराज दासों में अपने बताया है चंद्रप्रदयी ने, मोड़ो नैन्सी ने भी बताया, लेकिन वीए स्मिथ नहीं बताते, क्योंकि वीए स्मिथ जो है हुणों वाला तर्क देते हैं, हुणों की संतान वाला विदेशी वाला तर्क देते हैं। तो देखो राजपूतों की उत्पत्ति रिलेटेड एक साथ पढ़ते हैं। देखो पहली चीज ध्यान रखो, ब्राह्मणों से उत्पत्ति किस किसने बताई है? डॉक्टर भंडारकर, बिजोलिया शिलालेख, गोपीनाथ शर्मा, पिंगल सूत्रकृति, मंडोर शिलालेख और बीएन पाठक। ब्राह्मणों में पूछे तो ध्यान रखना है। अग्निकुंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण, मोणोदनारायण सिंह और किराड़ू शिलालेख। सूर्यमल मिश्रण का भी ध्यान में रखना। फिर ध्यान रखो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी किसने बताया? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा। हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, दशरथ शर्मा, हर्षनाथ शिलालेख, इन्होंने बताया है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। वैदिक आर्यों की संतान सीवी वैद्य, जीएच ओझा, मनुस्मृति। हुणों की संतान वीए स्मिथ, जो आप अपने असंगत छाटा था। शक में मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नल जेम्स टॉड ने। यूची किसने बताया? यूची कनिंगम ने। और यहाँ पे विदेशियों की संतान जो है, देखो ज्यादातर तो विदेशियों ने बताया, एक दशरथ शर्मा जी जो है साथ देने चले गए। कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ, विलियम क्रूक और दशरथ शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये अक्सर पूछे जाती चीजें, ये अक्सर चीजें पूछी जाती है। शर्मा जी एक ही जो है व्यक्ति दो जगह भी आएगा आप लोगों के, ध्यान रखना। ठीक है, तो दशरथ शर्मा का नाम जो है देखो यहाँ पे जो है देखो दशरथ शर्मा वहां भी है आप लोगों के, और सूर्यवंशी चंद्रवंशी में भी है। तो ऐसे एक ही नाम दो जगह भी आप लोगों को मिलेगा, तो ज्यादा चिंता मत करना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट बस बड़ा आगे। चलो टाबरो जितना भी जुड़िया हो एक बार करो लाइक, क्योंकि जितनी क्लास देखी है ना, क्लास देख ली है अब तक शुरू होने के बाद 20,000 बच्चों ने, अभी मैंने यही देखा है, और लाइक किए कितने? 3,000। शाबाश, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दे तो रहे हो, अपनी जिम्मेदारी निभाएगा कौन बताइए? यदि हम हमारी नैतिक जिम्मेदारी भूल गए तो आप लोगों को ऐसे पढ़ाएगा कौन बताइए? कविता बन गई इसमें भी। तो जितने जुड़ते हो उतने साथ साथ में ये काम करना है, क्योंकि अपने को पता है कि गुरुजी हमने तो सबको शेयर कर दी, हम किसे शेयर करें? और हम जिसे शेयर करते हैं सब आपसे ही पढ़ते हैं। तो अपने काम करना है, लाइक करके छोड़ देना। यूट्यूब को पता है कि और किसे दिखानी है क्लास, ठीक है? वो काम कर दिया करो। अगला प्रश्न देखो, आदिवरा और प्रभास की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने धारण की? आदिवरा और प्रभास की उपाधि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा। तो ये है आपके, बताइए, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या महेंद्रपाल प्रथम? गुर्जर प्रतिहारों से रिलेटेड आप लोगों को जो है उपाधियां पूछी जाएगी, उपाधियां पूछी जाती है। ठीक है, तो ये उपाधि धारण की आप लोगों के मिहिर भोज ने। किसने की है? मिहिर भोज ने की है। ठीक है,
अब एक साथ आप लोगों को गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड सारी उपाधियां भी बता देता हूं और स्पेशल फैक्ट्स भी बता देता हूं जो आपको एग्जामिनर पूछने वाला है। बस मन मत कहियो कि गुरुजी मेरा गलत हुआ। नागभट्ट प्रथम की उपाधियां क्या है? नागावलोक, नारायण, म्लेच्छों का नाशक। ठीक है, विशेष विवरण देखो, यहां से भी प्रश्न पूछते हैं। जालोर, कन्नौज, अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक, भीनमाल के बाद अवंती को दूसरी राजधानी बनाने वाला शासक। ठीक है, वत्सराज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रणअस्तिन और जयवराह की उपाधि धारण की इसने रणअस्तिन, रण का हाथी। ठीक है, और जयवराह प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक और त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत इसी के समय हुई जो 100 वर्षों तक युद्ध चला था। नागभट्ट द्वितीय की उपाधियां देखो, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण की उपाधि दी गई है, यानी प्रतिहारों का कर्ण भी इसे कह सकते हो। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया है, मिहिर भोज, अभी आप लोगों को प्रश्न पूछा वही आदिवरा। देखो आदिवरा की उपाधि ग्वालियर प्रशस्ति में दी है और प्रभास की उपाधि का उल्लेख दौलतपुर अभिलेख में मिलता है। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला इसे बग्रमा अभिलेख के अंदर कहा गया, बग्रमा शिलालेख। और विशेष ध्यान रखना, इन्हें प्रतिहारों का पितृ हंता भी कहा जाता है। किसको? मिहिर भोज को। महेंद्रपाल प्रथम से पूछेंगे निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और महेंद्र युद्ध। अन्य शासक और उपाधियों में ध्यान रखना, हरिश्चंद्र ने रोहिलिद्धि की उपाधि धारण की थी और महिपाल प्रथम ने विनायकपाल, हेरंबपाल, रघुकुल, मुकुटमणि और नरभट्ट ने पिलपाणी की। तो इसमें से आप लोगों के अब एक भी उपाधि बाहर नहीं है। ठीक है, तो जो कई जने कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी इसने वो की या इसने ये की, या एक जैसी ही उपाधि दो शासकों के भी बीच मिलती है, तो इसे नोट करके रखना। ये आप लोगों के सारे डाउट देखने के बाद बनाया गया है। अगला प्रश्न देखो, विग्रहनाथ चतुर्थ द्वारा दिल्ली को जीतने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? बताओ। विग्रहनाथ चतुर्थ ने जो है दिल्ली को जीता, इसका उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। किस में मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख में बेटा ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलती है जो आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखनी है। चलिए एक साथ देख लेते हैं बिजोलिया शिलालेख। यह शिलालेख भीलवाड़ा के बिजोलिया गांव में पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है। शिलालेख चौहान शासक सोमेश्वर के समय का है। सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उसके पिताजी। इस शिलालेख के रचयिता गुणभद्र और लेखक कायस्थ केशव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्कीर्णकर्ता गोविंद है। इस शिलालेख को दिगंबर जैन श्रावक लोलक ने पार्श्वनाथ मंदिर और कुंड स्मृति में लगवाया था। यूं पूछ लेना कि पार्श्वनाथ मंदिर में किसने लगवाया है, तो फिर जैन श्रावक लोलक ने लगवाया है। ठीक है, इस शिलालेख से अजमेर और सांबर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इसे क्या किया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। शिलालेख से ज्ञात होता है कि विग्रहनाथ चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था और सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था, वो भी इसी से पता चलता है। ठीक है, पुराना नाम देखो क्या है और नया नाम क्या है स्थानों का, वो भी यहां पे जिक्र मिलता है। तो उसमें है जाबालीपुर जालोर के बारे में कहा गया है, नड्डुल नाडोल के बारे में, साकमरी सांबर के बारे में, विंध्यवल्ली बिजोलिया के बारे में, श्रीमाल भीनमाल, दिल्ली का दिल्ली, मंडलकर मांडल, नागहद नागदा के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। टाबर ब्लैक कौन हुआ बोर्ड, क्योंकि ये जीडी फैक्ट है, इसी कलर में बने हुए हैं, जिसमें बने हुए उन्हीं को ऐसे ही शामिल किया। ठीक है, ये मर्जी बोर्ड ब्लैक व्हाइट ग्रीन थोड़ी वह। हाँ, चलो अगला प्रश्न, असंगत को पहचानिए। किससे रिलेटेड है? उपनाम। दास साहब हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है। राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट को ही कहा जाता है। हातल गांव सिरोही से संबंधित है जो। ठीक है, ऊंटों का ब्यूटिशियन अशोक टाक, राजस्थान का भामाशाह अमरचंद भाटिया। अब बताओ मने के थे उत्तर की तो जानो कि इसमें से असंगत कौन सा है? हाँ, सी वाले समझो, सी वाले, क्योंकि ये सी वाला जो है ना उत्तर, ये तो सही है। ऊंटों का ब्यूटिशियन, यानी कि इसको आप कह सकते हो कैमल मैन। इन्हें क्या कैमल मैन भी कहा जाता है, पुष्कर से संबंधित है। अशोक टांक को ही कहा जाता है। सही है, सही है और सही है।
तो गलत कौन सा है? गलत है ये। कहां पे गलती की आपने? बताता हूं। आपने गलती की, देखो राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है जमनालाल बजाज को। किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। क्या गुरुजी भामाशाह के बारे में हमने अमरचंद भाटिया पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अमरचंद भाटिया को कहा जाता है दूसरा भामाशाह। क्या कहते हैं? राजस्थान का दूसरा भामाशाह। क्या नहीं गुरुजी ये तो नहीं पढ़ा, कुछ और पढ़ा था? हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है 1857 की क्रांति का भामाशाह। क्या पढ़ा है? क्रांति का भामाशाह, क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया है, ठीक है, क्रांति का भामाशाह। तो ये कहा गया है इन्हें, ठीक है। और भामाशाह यानी दान देने में अव्वल, क्योंकि महाराणा प्रताप को की सेना को जो है पालने के लिए किसने दान दी थी? अपनी पूरी संपत्ति भामाशाह ने दी थी, घाणेराव के थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, गलती यहां पे की आपने, है ना। इस तरीके से कंफ्यूजन वाले फैक्ट आएंगे। चलिए अब देखो उपनाम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं आज की इस क्लास में। आज की इन स्लाइड में सारे उपनाम एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो टावरो, जो जो प्रश्न बना है ना सारा का सारा देख लो। देखो, घोड़े वाले बाबा खान सब ने याद है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। दास साहब किन के? हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। तो वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को। साथ साथ में सुनते जाओ खाली, आप तो याद रहेगा। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, ठीक है। अब इंडियन हिस्ट्री से है लेकिन गांधी आया तो देख लो। जोहड़े वाले बाबा राजेंद्र सिंह अलवर को कहते हैं। रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी को कहा जाता है। कैमल मैन अशोक टाक को, और ऊंटों का ब्यूटिशियन भी अशोक टाक को कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग गलत करके आए थे। आदिवासियों का मसीहा भोगीलाल पंड्या को कहा। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा है। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह आपके दामोदर दास राठी। देखो स्वतंत्रता संग्राम का अलग है, 1857 की क्रांति का अलग है। यहाँ पे भी गलती कर सकते हो आप। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह दामोदर दास राठी को है। 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा है। राजस्थान का भामाशाह किसे का है? जमनालाल बजाज को कहा है। और राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी। और किसान आंदोलन का जनक राजस्थान में विजय सिंह पतिंग, मेवाड़ केसरी या मेवाड़ टीक महाराणा प्रताप को कहा गया है। ले स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट लो। ऊंटों को सजाने का काम करते हैं इसलिए कहा जाता है उन्हें ऊंटों का ब्यूटिशियन। कैमल मैन इसीलिए तो कहते हैं। तो कैमल मैन किस लिए कहते हैं बताओ? कैमल मैन कहने के पीछे कारण ही तो यही है, बस यही चीजें हैं, याद रखो सारी, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। अब देखो उपनाम अपने एक पार्ट देखा है, अभी पूरे नहीं हुए तो दूसरे पार्ट में और जानकारी लो। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा है? भामाशाह को। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड। आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह। डिंगल भाषा का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़। राजपुताने का अबुल फजल मुहणोत नैन सिंह। भीलों के चितेरे गोवर्धन लाल बाबा। राजस्थान का नेहरू पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। जोधपुर के तानसेन अली अकबर खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान के लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास, राठी नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल। मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चुंडा। मारवाड़ के प्रताप रावचंद्र सेन। भूला बिसरा शासक रावचंद्र सेन। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण। और अपने क्या ध्यान रखना है? राजस्थान के लोक नायक और राजस्थान के शेर लक्कड़ व कक्कड़ जय नारायण व्यास, ठीक है। ले वो स्क्रीनशॉट। चलो अगला प्रश्न देखो। वीर दुर्गादास राठौड़ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है? बताओ। 2 रुपए, 5 रुपए, 50 पैसे, 60 पैसे, किसने पढ़ा है ये प्रश्न? तो इन पे जो है बताइए कितने रुपए का डाक टिकट, फटाफट बताओ फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। फटाफट बताओ बेटा, पहले एग्जाम दे लो, उसके बाद में मिलना जरूरी नहीं है। एग्जाम देके सिलेक्शन लेना जरूरी है। हम भी इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप भी पहले इसके लिए ही प्रयास करो, फिर मिलना मिलाना भरत मिलाप अपन बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम है अपने कि अपने को ये चीज करनी है, क्या? सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन ले लो, मिल लेंगे। मिलने में क्या, मैं थोड़ी कहीं भागे जा रहा हूं, है ना, क्योंकि हमारा भी पूरा अभी टाइम आप लोगों के लिए इसमें ही जा रहा है, ठीक है। तो आपका भी पहला काम यही होना चाहिए। तो 2 रुपए 5 रुपए वाले थम जाओ। 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, कितने का?
60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, देखो वीर दुर्गादास राठौड़ से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट एक साथ। देखो जन्म 1638 सालवा कला गांव जोधपुर के अंदर हुआ है। पिता आस्करण, माता नेत्रकंवर। क्या पूछेंगे, और लालन यानी पालन पोषण जो है, लालन पालन लुणावा गांव में हुआ है। उपनाम राठौड़ों का यूलिसेस, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, और मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, जो ऑरेंज पट्टी में लिखा है वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर मारवाड़ की गद्दी पे बिठाने में अहम भूमिका किसने लगाई थी, वो लगाई थी इन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। अजीत सिंह को कहा जाता है कान का कच्चा शासक, और ऐसी शख्सियत वीर दुर्गादास राठौड़ पे उन्होंने संदेह किया, और इनको फिर बाद में जो है ये यहां से चले गए थे, उज्जैन में इन्होंने अपना अंतिम जीवन बिताया है। और इन्हें इनके बारे में कहा जाता है कि इतने वीर योद्धा थे, युद्ध में लड़ने का ही काम करते थे, तो ये जो है हमेशा घोड़े पर बैठे रहते थे। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इनकी जो है मृत्यु भी घोड़े पर बैठे बैठे हुई, भाले से रोटी सेक कर खाते थे, घोड़े पर ही इनकी जो है जीवन पूरा निकला है। 25 अगस्त 2003 में भारत सरकार ने इन पर सिक्के जारी किए। 16 अगस्त 1988 को इन पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। कितने का? 60 पैसे का। 1893 में A.H. मूलर द्वारा इन पर बनाई पेंटिंग मेहरानगढ़ संग्रहालय में लगी हुई है, जो मैं देखकर भी आया हूं, मैंने खुद देखी है। सालवागला गांव में इनकी 12 फीट ऊंची और 1400 किलो वजनी अष्ट धातु की मूर्ति लगी हुई है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? बाकी 3 ने की है, 1 ने नहीं की है। किसने नहीं की है बताइए? राव कल्याणमल, हर्राय भाटी, सुरजन हाड़ा या रामचंद्र सेन? किसने नागौर दरबार के अंदर, नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में लगा था। कब? 1570 के अंदर नागौर दरबार लगा था। अकबर ने यहाँ पे शुक्र तालाब का भी निर्माण करवाया था। तो वन एंड ओनली किसने स्वीकार नहीं की है? जैसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, रामचंद्र सेन। रामचंद्र सेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो आइए एक ही जानकारी में नागौर दरबार जान लेते हैं पूरा का पूरा। बहुत प्रश्न बनते हैं इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो, आयोजन कब हुआ है? 3 नवंबर 1570। आयोजक मुगल बादशाह अकबर आमेर के शासक भारमल के सहयोग से इसका आयोजन करवाते हैं। नागौर दरबार लगा के आसपास के सारे राजाओं को बुलाए थे। ठीक है, उद्देश्य अकाल राहत कार्य हेतु लगाया, अकाल राहत कार्य के लिए है, लेकिन की अधीनता स्वीकार है वहां। अकाल राहत कार्य के लिए लगाया, तभी तो शुक्र तालाब बनाया है यहाँ, है ना, ये ध्यान रखना है। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कि अधीनता स्वीकार किस किसने की? तो देखो, राव कल्याणमल बीकानेर के थे, इन्होंने की। हर्राय भाटी जैसलमेर के थे, इन्होंने की। और सुरजन हाड़ा बूंदी के थे, इन्होंने भी यहाँ पे अधीनता स्वीकार की। रामचंद्र सेन नागौर दरबार में उपस्थित हुए, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की। यही लाइन ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि चंद्रसेन मौजूद थे, तो मौजूद हुए, वहां उपलब्ध हुए, लेकिन अधीनता स्वीकार इनकी नहीं की है। 1572 में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया, और 1574 में अकबर ने राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध सैन्य अभियान पर भी भेजा था। तो नागौर दरबार से रिलेटेड ये इतिहास के सारे फैक्ट अच्छे से नोट करके रखना, एग्जामिनर इसमें से कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, मोतीलाल तेजावत से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताओ देखें। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 को कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ। इनके द्वारा 1921 से मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई। मोतीलाल तेजावत ने हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया। एक ही आंदोलन में 21 मांगे रखी गई, जो सारी मांगे शासकों द्वारा मान ली गई। तो कौन सी जो है, तुक्कों पर विराम दीजिए, तुक्कों में कभी कश्तियां पार नहीं होती, है ना, और ऐसे तुक्के लगाने से जय जयकार नहीं होती। आप लोगों के उत्तर यहां से सही आएगा। ये क्यों? क्योंकि मांगे 21 रखी थी। ठीक है, 21 सूत्री मांग पत्र रखा जरूर था, इसमें से 18 मांगे मानी थी। कितनी? शासकों ने 18 मांगे मानी थी। यही तो आप लोगों के वहां गड़बड़ होता है, फिर कहते हैं गुरुजी पेपर गणवारी आयो। अरे भारी तो आए, ढंगू पढ़ो कौन, ढंगू समझो कौन, भारी लगेगा।
21 मांगे रखी थी, यहाँ पे क्या लिखा है, सारी मांगे मान ली गई, सारी थोड़ी मानी है, 18 मांगे मानी है, 3 मांगे नहीं मानी। तो चलिए फैक्ट्स के माध्यम से जानते हैं कि क्या भाई क्या था मामला। देखो मोतीलाल तेजावत का जन्म 8 जुलाई 1887, कोलियारी गांव उदयपुर। परिवार ओसवाल जैन, उपनाम मेवाड़ का गांधी, बावजी आदिवासियों के मसीहा। पिता नंदलाल, माता केसरबाई, पत्नी लहरबाई। ठीक है, पिता नंदलाल, माता केसरबाई, पत्नी लहरबाई है। मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाए गए आंदोलन को एक ही आंदोलन के नाम से जाना गया। एक ही आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1921 से मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़ और बैसाख पूर्णिमा को हुई है। ये भी ध्यान रखना, आने वाले टाइम में ये भी पूछेंगे आपको कि कब हुई है, तो ये हरियाली अमावस, बैसाख पूर्णिमा, एडे कटे फैक्ट मिल जाए नहीं तो पहला याद करना आने। फिर देखो क्या है, गतिविधियों का मुख्य केंद्र कहां रहा है, जाडौन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाकिम और हुक्म नहीं, तेजावत ने नेतृत्व में नारा दिया था। मेवाड़ पुकार, ये 21 सूत्री जो मांग पत्र थी, इसको ही मेवाड़ पुकार कहा गया। इसको क्या कहा गया, मेवाड़ पुकार। तेजावत द्वारा भीलों के हितार्थ 21 सूत्रीय मांग पत्र महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। ठीक है, 21 में से 18 मांगे मान ली गई, लेकिन वन संपदा, बैठ बेगर और सुअरों से संबंधित मांगे अस्वीकार की गई। यूं भी पूछ ले कि तुमसे कि कौन सी मांग नहीं मानी है, ये बताओ, कैसा भी कंसेप्चुअल सवाल बनाओ, ये 3 मांगे नहीं मानी है। लिख के रखना, प्रश्न ऐसे बनते हैं। वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1936 में मोतीलाल तेजावत द्वारा उदयपुर में की है और मृत्यु 1965 के अंदर हुई है। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट, ये है आप लोगों के रिवीजन। ठीक है, ले गोविंद गिरी से तो प्रश्न बन चुका, अब मोतीलाल तेजावत से बनेगा। चलिए, रणथंभौर के साके के समय जौहर का नेतृत्व किसने किया? रणथंभौर का साका कब हुआ था, बताओ? 1301, 1303, 1305 या 1308? कब हुआ? तो 1303 में तो कब कौन सा हुआ है, चित्तौड़ वाला हुआ है। और रणथंभौर वाला कब हुआ है अपने? 1301 के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 1301। और नेतृत्व किसने किया है? रंगदेवी ने किया है। अब पद्मला तालाब था, तो इनके जो है पुत्री वहां पे कूद गई देवल दे, तो फिर ये भी कहते हैं कि जल जौहर हुआ। इन्होंने जो है जौहर का नेतृत्व किया है, लेकिन जल जौहर भी लिखा मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न बना देता है, लिखा मिल जाए तो ध्यान रख लेना। अपने जो है ज्ञान की अति नहीं होने देनी है, अपने स्वीकार करोगे, ये चीज भी ध्यान रखो, वो भी ध्यान रखो। या नहीं कि ज्ञान देवाना चला जाओ, अरे वो जल जौहर नहीं था, ये वो फलानी जी टिकण जी, तो यह चीजा अबार कामरी कौन। देखो सारा का सारा जौहर और साका पढ़ना, यानी कि केसरिया पढ़ना, सारा का सारा। ठीक है, सभी पढ़ लें क्या केसरिया वाली चीजें? ठीक है, सभी पढ़ लेते हैं। देखिए, रणथंभौर का साका कब हुआ है? वर्ष पूछे तो 1301। साका जो है वो आपके ध्यान रखना, अमीरदेव चौहान केसरिया। ठीक है, और शासक ये क्या है, यहां पे लिखोगे शासक। शासक कौन था? शासक अमीरदेव चौहान। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ है? अमीरदेव के नेतृत्व में। और जौहर रानी रंगदेवी। रानी रंगदेवी, यहीं से प्रश्न बना था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303। चित्तौड़ के 3 शाखे, प्रथम 1303, दूसरा 1535 और तीसरा 1568। पहले में रावल रतन सिंह थे, दूसरे में विक्रमादित्य, तीसरे में उदय सिंह शासक थे। फिर सामने कौन था? पहले में अलाउद्दीन खिलजी आया, दूसरे में बहादुर शाह गुजरात वाला और तीसरे में अकबर आया। केसरिया पहले में गोरा बादल ने किया है, दूसरे में बाघ सिंह ने किया और तीसरे में जयमल और पत्ता ने किया है। जौहर पहले में पद्मिनी, दूसरे में कर्मावती और तीसरे में फूल कवर जो पत्ता की रानी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिवाना का प्रथम शाखा 1308, शीतल देव था यहाँ पे और अलाउद्दीन खिलजी के समय ही है। ठीक है, और जौहर मैणादे के समय हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सिवाना का दूसरा शाखा 1582, कल्ला राठौड़, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। मोटा राजा उदय सिंह, कल्ला राठौड़ और हाडी रानी। तो ये एक बार आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट शाखे जो है रिवीजन कर लो, बहुत बढ़िया है ये सारी चीजें आप लोगों को पूछते हैं। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अगला देखो, राणा सांगा की छतरी का निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। राणा सांगा से रिलेटेड मैं आप लोगों को 1 मिनट शो भी दे चुका हूं। ठीक है, 1 मिनट शो भी आप लोगों को दिया है राणा सांगा से रिलेटेड। तो ये देखिए आप फटाफट बताओ उत्तर। राणा सांगा की छतरी किसने बनवाई है?
नहीं। अखेराज कौन? अशोक परमार ने बनवाई है। किसने बनवाई है? अशोक परमार ने। जगनेर, अशोक परमार, जगनेर, इन्होंने बनवाई है। ठीक है, देखिए राणा सांगा से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट एक साथ आप देख लीजिए। जन्म 1482, पिता रायमल, राज्याभिषेक मई 1509। समकालीन शासक कौन थे ये पूछते हैं। दिल्ली में बाबर, गुजरात में महमूद शाह, मालवा में नसीरुद्दीन शाह, मारवाड़ में राव गंगा। उपाधियां पूछे तो हिंदू बौद्ध सैनिकों का भग्नावशेष, अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट इन्हें कहा गया है। ठीक है, और सिपाही का अंश कहते हैं इनको। और क्या कहा गया? सिपाही का अंश। और क्या ध्यान रखोगे? सिपाही का अंश भी इन्हें कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर हलवद के झाला अज्जा ने उनके राज के चिन्ह धारण किए। राणा सांगा का स्मारक कहाँ है? बसवा दौसा में, जो पृथ्वीराज कछवा ने बनवाया। किसने बनवाया? पृथ्वीराज कछवा ने। राणा सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में, अशोक परमार ने बनवाई है। ठीक है, इनको फिर बाद में क्या किया था? बिजोलिया की जागीर भी दी थी। राणा सांगा द्वारा कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी गई है तो उसमें ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो बयाना और खानवा है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बयाना और खानवा। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुई है। ठीक है, इसके अलावा फिर खातौली, बांडी और गागरोन का युद्ध भी इन्होंने लड़ा है दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। कब्जी बताओ ना, कब्जी वाला, हाँ आयो उत्तर कमेंट आयो, तो वो भी ध्यान रखना है। खातौली, बांडी और गागरोन ये युद्ध भी लड़े हैं इन्होंने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट इसको जो है समापन की ओर ले जाते हैं क्लास को। आपने 200-250 फैक्ट तो देख लिए हैं सारे के सारे। वॉइस प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूनम सुथार, कभी वॉइस प्रॉब्लम, कभी विजुअलिटी प्रॉब्लम, तो ये तो आप लोगों के वहीं है, यहां पे नहीं है। मारवाड़ की पन्ना के रूप में प्रसिद्ध गोरा धाय की छतरी में कितने स्तंभ है? मोस्ट इंपोर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन। ठीक है, बताइए कौन कौन जानता है? यूनिक क्वेश्चन है ये। आप लोग महाराणा प्रताप की छतरी के खंबे जानते हो, आप लोग पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी के खंबे जानते हो, है ना। अब एक वो कहते हैं ना कि 10 रुपए वाली बोतल कितने की है, वो ऐसा शॉर्ट चल रहा है, तो ऐसे मैं कह दूंगा कि 80 खंबों वाली छतरी में कितने खंबे, बताइए वो वाली चीजें। कि 10 रुपए वाली पानी की बोतल कितने की है? नहीं, 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है? कि ये 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने में दिया? तो 10 रुपए वाला 10 रुपए में दिया। तो बताओ 80 खंबों वाली छतरी के अंदर कितने खंबे होते हैं? तो 80 वाले 80 में होते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है कि अपने 6 खंबे हैं इसमें। कितने हैं? 6 स्तंभ है। देखो पन्ना दाय के बारे में भी जानते हैं और गोरा दाय के बारे में भी जानते हैं, यहां से प्रश्न बनेंगे आपके। सबसे पहले देखो पन्ना दाय। जन्म 8 मार्च 1490 पांडोली गांव चित्तौड़ में हुआ है। पिता हरचंद हाकला थे। पन्ना का विवाह राणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ है। और पन्ना के पुत्र का नाम क्या था? चंदन। प्रसिद्धि देखो, बनवीर द्वारा उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया, लेकिन उदय सिंह की जगह अपने बेटे चंदन को लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया। उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर प्राणों की रक्षा की। उदय सिंह की दाई के रूप में प्रसिद्ध। मतलब राजस्थान का इतिहास त्याग और बलिदान के लिए 2 शख्सियत को बहुत अच्छे से जानता है और मानता है। नंबर 1 आप लोगों के दुर्गादास राठौड़ है और नंबर 2 आप लोगों के पन्ना दाय है। ऐसी शख्सियत राजस्थान के इतिहास को अमरता देती है, राजस्थान के इतिहास को विश्व प्रसिद्धि देती है कि ये वीरों की भूमि है, ये त्याग और बलिदान की भूमि है। वो साबित करने के लिए ऐसी शख्सियतें हम बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, फिर देखो गोरा दाय। अब आगे क्या ध्यान रखना है? इन्हें कहा जाता है मारवाड़ की पन्ना। इन्हें क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्ना कहते हैं। यहां पे लिख देता हूं, मारवाड़ की पन्ना दाय कहते हैं। 4 जून 1646 को जोधपुर के माली परिवार में जन्म हुआ। पिता रत्नोजी टाक और माता रूपा। विवाह मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ है। प्रसिद्धि देखो, गोरा दाय ने सफाई कर्मी का स्वांग रचकर राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब के शाही पैरे से सुरक्षित बाहर लाकर मुकुंददास खींची को सौंपा, जो सपेरे के बेस में आया था, और वहां से फिर जो है इनको बाहर निकाला गया। गोरा दाय की स्मृति में जोधपुर में 6 खंभों से युक्त छतरी का निर्माण 1711 में करवाया गया है। पूछेंगे, ठीक है, गोरा दाय की बावड़ी कहां है? जोधपुर के अंदर। ये जो आप लोगों को दिए गए, इनको अपन ने नाम रखा है जीजीडी फैक्ट्स प्रो। क्यों? क्योंकि इसमें बनने वाले प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, बनने वाले प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, तो ये ध्यान रखना इस तरीके से, है ना।
चलिए अब वर्तमान में आप लोगों को इसी पैटर्न पे फैक्ट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो, पीपाड़ का युद्ध किन के मध्य हुआ है? तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, पीपाड़ का युद्ध भगत सिंह और राम सिंह के मध्य हुआ है। साथ ही अपन कुछ अन्य युद्ध भी देखते हैं। देखो बयाना का युद्ध अभी अपन ने देखा है, बयाना का 16 फरवरी 1527 राणा सांगा और बाबर के मध्य। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के मध्य। हल्दी घाटी 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य। पाटन का युद्ध जो हुआ है 20 जुलाई 1790 महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह। मेड़ता का युद्ध 10 सितंबर 1790 मराठा जोधपुर शासक विनय सिंह के बीच मराठा हुआ, जोधपुर शासक विनय सिंह। गिरी सुमेल का युद्ध जो हुआ है 5 जनवरी 1544 राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। यहां पे विजय सिंह कर देना, विनय सिंह नहीं विजय सिंह, ठीक है। पीपल का युद्ध जो हुआ है 24 अप्रैल 1750 भगत सिंह और राम सिंह के मध्य, राम सिंह विजयी हुए। मतिरे की राण 1644 बीकानेर के करण सिंह और जो अपने क्या ध्यान रखोगे, बीकानेर के करण सिंह और अमर सिंह के मध्य हुआ है, ठीक है। जोधपुर के अमर सिंह कह सकते हो, लेकिन आप लोगों को यहां लिखा क्या मिलेगा कई जगह नागौर, तो ये जोधपुर वाले ही नागौर में गए थे, ठीक है। क्या लिखा मिलेगा कि नागौर के, कंफ्यूज मत होना, ये जोधपुर वाला ही नागौर गए थे। फिर पायबा और साहेबा का युद्ध 1541 राठौड़ पुंपा और राव जैतसी के मध्य, या कह सकते हो मालदेव और राव जैतसी के मध्य, क्योंकि पुंपा किसके सेनापति थे, मालदेव के। ले स्क्रीनशॉट। आमेर के मानसिंह जो है शासक कब बने? मानसिंह आमेर का शासक कब बना? प्रश्न है मानसिंह को आमेर की गद्दी कब मिली है, शासक कब बने? तो ये 1589 में बने हैं, ठीक है। कब? 1589 में। देखो मानसिंह जी से रिलेटेड फैक्ट्स जो है अच्छे से याद कर लो, पढ़ लेना, प्रश्न आप लोगों को यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। देखो पेन की लेवा, पेन में कंफ्यूज हो रही है, ग्रीन ही ले लेते हैं। मानसिंह प्रथम का संबंध आमेर के कछवा वंश से, 12 वर्ष की आयु में 1562 में मुगल सेवा में चले गए थे, ठीक है। फिर ध्यान रखना मानसिंह ने अकबर और जहांगीर दो मुगल सम्राटों की सेवा की है, और मानसिंह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। गुजरात अभियान के दौरान मानसिंह 1573 में महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव लेकर भी गए। 1576 में हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व किया अकबर की तरफ से। अकबर ने मानसिंह को फर्जंद यानी कि दत्तक पुत्र बेटे की उपाधि दी और 7000 का मनसब दिया, लेकिन हल्दीघाटी में जब वापस लौटे तो ड्यूटी भी बंद कर दी थी और सजा भी दी थी। मानसिंह 1589 में आमेर के शासक बने, और मानसिंह के समय मुरारी दान ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह के समय रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया है, और इनकी मृत्यु 1614 में इलिजपुर महाराष्ट्र के अंदर होती है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। पीडीएफ दूंगा मैं आप लोगों को इसकी, तो आप लोगों को और भी क्लियर देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैसे ये जीजीडी फैक्ट्स आप सभी को उपलब्ध करवाए हैं। अब कई बच्चे जो है जिन्होंने नहीं देखे होंगे तो वो अपने कैरियर के प्रति थोड़े से उदासीन है, क्योंकि जो एक्टिव है, जिनको पता है कि मावा क्या है, मलाई क्या है, तो उन्होंने तो इन्हें सेव करके रखा है। अगला प्रश्न देखो, बीकानेर के किस शासक ने जंगलदत्त बादशाह की उपाधि धारण की? जंगलदत्त बादशाह की अभी जिक्र भी आया था राव करण सिंह ने, ठीक है। तो देखो बीकानेर शासकों के बारे में एक बार पढ़ना। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, कुरु जांगला और बादरे जांगला में विभाजित, आप लोगों को बताया था। बीकानेर की स्थापना अप्रैल 1488 बीका द्वारा अक्षय तृतीया पर की गई। बीकानेर स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को मनाते हैं। राती घाटी या रति का शहर बीकानेर को कहते हैं। बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका है। बीका को करनी माता का आशीर्वाद प्राप्त था, और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेजी माता, कुलदेवी नागणेजी माता ही है क्योंकि ये जोधपुर से आए हैं, लेकिन करनी माता का आशीर्वाद इन्हें विशेष रूप से प्राप्त था। बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी करनी माता है। बीकानेर के इतिहास का उल्लेख कहां मिलता है? दयाल दासरी ख्यात के अंदर। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को राजपुताने का कारण कहा है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट। और चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में कर्ण सिंह को जंगलदत्त बादशाह कहा है, यह प्रश्न आप लोगों को अभी पूछा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, तगड़ी तरीके हूं, रैपिड रिवीजन करो, रिवीजन यहां है।
क्या? हाँ, 1 मिनट 2 मिनट में तो बहुत सारी चीजें नजर बाहर निकल जाए। करौली में यादव वंश की स्थापना किसने की बताइए? विजयपाल, अर्जुनपाल, गोपालपाल या धर्मपाल? तो विजयपाल ने की है यादव वंश की स्थापना। देखो करौली रिलेटेड सारी की सारी चीजें। करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की? विजयपाल यादव ने 1040 में। 1348 में अर्जुनपाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल ने 1650 में करौली को यदुवंश राज्य की राजधानी बनाया। आप लोगों के करौली से प्रश्न यहीं से बन जाते हैं, ये तीनों लाइनों से ही बन जाते हैं। फिर आगे डिटेल में भी जाए तो अपन और पढ़ते हैं। करौली की यदुवंशी वंश की कुलदेवी कैला देवी थी और करौली के राजवंश ने स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली के यादव वंश के अंतिम शासक कौन रहे हैं? गणेश पाल। गणेश पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। हरबख्श पाल ने जो है 1817 में अंग्रेजों से संधि की है और मदन पाल ने 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराव कौन थे? राम सिंह। कोटा में कौन थे? राम सिंह। उनकी सहायता की और अंग्रेजों से 17 तोपों की सलामी ली। 13 तोपों की थी, उसको बदलकर 17 में करवा दी, इन्होंने कन्वर्ट करवा दी। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो अगला प्रश्न देखो। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब बनाया? बताओ। अकबर ने जोधपुर का प्रशासक राय सिंह को कब बनाया है? 1572 में बनाया है। कब बनाया? 1572 में। देख, राय सिंह, महाराजा राय सिंह। बनते प्रश्न राय सिंह, मान सिंह, ये सेकंड ग्रेड वालों में तो स्पेशली आप लोगों को पूछते ही हैं। चलिए पेन यही रखते हैं। शासनकाल 1574 से 1612, यानी ये पूछ रहे कि शासक कब बने, तो 1574। राय सिंह 1570 में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुए। कब सम्मिलित हुए वो भी ध्यान रखना है। 1572 में इन्हें जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। 1574 में राय सिंह महाराजा राज की उपाधि के साथ में बीकानेर के शासक बनते हैं और अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि और 4000 का मनसब दिया था। ठीक है। 1573 में गुजरात में मिर्जा भाइयों को पराजित किया। 1586 में अकबर ने राय सिंह और भगवान दास को लाहौर का प्रशासक नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये लाहौर का प्रशासक भी मोस्ट इंपोर्टेंट। राय सिंह ने करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और दुर्ग के दरवाजे पर अपने जयमल, किसकी? जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगवाई है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और राय सिंह द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ज्योतिष रत्न सागर, ठीक है, प्रबोधिनी टीका और राय सिंह महोत्सव, ये आपको ध्यान रखना है। बाल प्रबोधिनी टीका और राय सिंह महोत्सव। अगला प्रश्न देखो। किलहॉर्न ने किसके बारे में कहा कि यह शासक कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है? कौन से शासक के बारे में कहा है? सर ऐप में कंप्यूटर में नहीं चलता है क्या? नहीं चलता बेटा, आईफोन में भी नहीं चलता है, सिर्फ एंड्रॉइड फोन में चलता है। कंप्यूटर में चलाना है क्या? रुको, महीना भर रुको, सिर्फ आपको वेब वर्जन उपलब्ध कराते हैं, तो कंप्यूटर में भी चलेगा और आपके आईफोन में भी चलेगा फिर। ठीक है, वेब वर्जन, यानी कि बहुत जल्द अपनी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है। और वेबसाइट लॉन्च होने का तात्पर्य मैं आप लोगों को बता दूं आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, कि वेबसाइट लॉन्च हुई यानी कि सारे जीजीडी फैक्ट भी आपको बिखरे हुए एक जगह मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब ये क्या है, अधीर बच्चे इतना सुनने के लिए रुकते नहीं है, तो सारी पीडीएफ भी मान लीजिए किसी क्लास की वो मिल जाएगी। क्लासेस भी आप लोगों को यूट्यूब पर इतनी प्लेलिस्ट बनाना भी संभव नहीं हो पाता, मुझे अब पता चला है जाकर, क्योंकि कई बार जो है विद्यार्थी क्लास ढूंढते हैं तो उनमें से प्लेलिस्ट ही नजर आती है, क्लास नजर नहीं आती। तो फिर क्लासेस भी सीक्वेंस में हर वैकेंसी वाइज वहां मिलेगी, हर वैकेंसी की अपडेट वहां मिलेगी, हर वैकेंसी का सिलेबस आप लोगों को वहां मिलेगा, स्ट्रेटेजी मिलेगी, कई सारे मतलब फैक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को, कई सारा मतलब पढ़ने का कंटेंट मिलेगा आप लोगों को। तो इन सभी चीजों के लिए हम वेबसाइट पर 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं और सारी एक्टिविटीज वगैरह जितनी है वो सारी वेबसाइट पे मिलेगी। वेबसाइट पे वेब वर्जन में आप एप्लीकेशन भी चला पाओगे, टेस्ट दे पाओगे और आईफोन वाले भी उसका मतलब आनंद ले पाएंगे, यानी कि पढ़ने में आप लोगों के और 4 चांद लग जाएंगे, बहुत सारी सहूलियत हो जाएगी। तो ये वेबसाइट आपने बहुत जल्दी, और बुक्स के लिंक जो है आप लोगों को जैसे परचेज करनी है, बुक्स के लिंक मिल जाएंगे वहां पे, सारी जो है व्यवस्थित चीजें आप लोगों को मतलब एक पूरा हब मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। पोस्ट के भी अपन जो है पोस्ट का भी बनाएंगे, उसमें क्वेश्चंस भी वगैरह सारा सब कुछ मैनेज करके बहुत
समय से इस पे काम चल रहा है, जो अब लगभग आप मानकर चले ज्यादा नहीं तो भी दीपावली के आसपास तो अपन लॉन्च कर ही देंगे। यानी अगला जो ग्रेड 3 का एग्जाम आएगा ना, उससे पहले पहले अपन लॉन्च कर देंगे। ग्रेड 3 वाले विद्यार्थी उसका लाभ जरूर उठाएंगे। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के एग्जाम तक तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये है, बताइए अब इसका उत्तर क्या है आपके, क्या पूछा है? यह शासक काली, हाँ, विग्रहराज चतुर्थ। कौन होड़ कर सकता है? विग्रहराज चतुर्थ कर सकता है। ठीक है, देखो विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित फैक्ट पढ़ लेते हैं। विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित शासनकाल 1158 से 1168। विग्रहराज ने तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था और कवि बांधव या कटि बंधु की उपाधि धारण की। या क्या कह सकते हैं? कटि बंधु, कवि बांधव या कटि बंधु की उपाधि धारण की। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर 2.5 दिन के झोंपड़े में बदला दिया था इसको। और विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की थी। विग्रहराज ने बिशलपुर बसाकर बिशलपुर झील बनवाई। विग्रहराज का समय शपालक्ष का स्वर्ण काल था और किल हॉर्न ने विग्रहराज की विद्वता से प्रशंसा करते हुए ही ये पंक्ति कही है जो आप लोगों को प्रश्न में पूछी। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, वेबसाइट आने के बाद में चल जाएगा। बताइए, जालोर के शासक कीर्तिपाल को कितु एक महान शासक किसने कहा है? कितु एक महान शासक किसने कहा है? कीर्तिपाल को। कीर्तिपाल को कितु एक महान शासक किसने कहा है? मूणोत नैण सिंह ने कहा है। किसने कहा है? मूणोत नैण सिंह ने। ठीक है, जालोर के शासकों के बारे में इन शॉर्ट जानिए एक बार। देखो, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल, जिसने 1181 में जालोर के चौहान वंश की नींव डाली। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के समय जो है जालोर पर चौहानों का अधिकार था। मूणोत नैण सिंह ने कीर्तिपाल को कीर्तु एक महान शासक बताया। बिजोलिया शिलालेख में जालोर का नाम क्या मिलता है? जाबालीपुर। आज के ही क्लास में पढ़ा अपन ने। कानड़देव चौहान जो जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी से लोहा लिया। एक बार यूं पढ़ा तो एक टाबर पूछ लियो कि गुरुजी के भाव लियो लो। मैं कि टाबर अजी टाइम लागी गणी। ठीक है, क्या आपने कहा ना कि अलाउद्दीन खिलजी से लोहा लिया, तो उस समय गुरुजी क्या भाव चलते थे लोहे के? मैं कि टाबर अजी टाइम घणी लागी बेटा। लोहे का भाव पूछता पूछता अजी तो घना टाइम लागी, बिंगे बाद में सिलेक्शन लायक बनी। अजी तो तू लोह पुरुष ही है ना, सिलेक्शन लायक कौन है? तो आप मत पूछ लेना कि गुरुजी लोहा लिया तो क्या भाव था उस टाइम। ठीक है, 1308 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना पर अधिकार करा। खैराबाद नाम रखा था इसका और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1311 में अलाउद्दीन ने जालोर का घेरा डाल दिया और कन्नड़ देव के दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन पर जो है अलाउद्दीन पर इसका दुर्ग पर जो है अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद। पहले क्या नाम था? जाबालीपुर। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न देखो, चौहानों के किस शासक ने वैरी घट्ट की उपाधि धारण की? किस शासक ने वैरी घट्ट की उपाधि धारण की है? बताइए। वैरी घट्ट की उपाधि धारण की है गोविंद तत्य ने। किसने की है? गोविंद तत्य ने वैरी घट्ट की उपाधि धारण की है। आइए डिटेल जानते हैं। देखो, शाकंभरी के चौहान क्या है? शाकंभरी के चौहान। देखो, चौहान शासकों की वंशावली बिजोलिया शिलालेख के और प्रबंध कोश से मिलती है। चौहानों का मूल स्थान सपाटलेख माना गया इनमें। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 के आसपास कौन था संस्थापक यहाँ का? वासुदेव चौहान। ठीक है, वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, और अहिच्छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभ में चौहान, ये पूछेंगे किसके सामंत थे? तो गुर्जर प्रतिहार के। गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की दीनता से चौहानों को मुक्त करवाया और गुवक प्रथम ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तत्य की उपाधि वैरी घट यानी शत्रु संहारक मिलती है और 4 मास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ये पंक्तियां कहां मिलती है? पृथ्वीराज रासों के अंदर चंद्र प्रदाय ने। ठीक है, हाँ टाइगर रावत बेटा, ये डिसीजन आपका होता है, गुरुजी उसमें कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी मैं क्या करूं, एग्जाम दूं या नहीं दूं, तो ये डिसीजन आपका है। अपने माँ बाप से, अपने जो भी सीनियर है उनसे पूछो तो ज्यादा बेटर है। आत्मनिर्भर बनो,
इतने भी परम निर्भर नहीं बनना है। हम तो यही कहते, हमेशा बच्चों को यही कहते हैं एग्जाम दो, अनुभव मिलेगा। लेकिन अब सुविधा आपकी क्या है, आपको क्या चुनौतियां फेस हो रही है आपकी, तो वो थोड़ी सी है ना अपने लेवल पे देखना है। कॉपी पेस्ट करने से आप लोगों के समाधान नहीं होना, ये मैच्योरिटी नहीं है। ये मैच्योर बच्चे या सिलेक्शन लेने वाले बच्चों के लक्षण नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करके ही उत्तर लेना चाहते हो। इसका उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। यदि आप सोचते हो कि मैं सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा आत्मनिर्भर होना जरूरी है। दुनिया मजे लेने के लिए बैठी है, गिद्ध की तरह नोच के खा जाएगी, और ऐसे ही बंदे उनको चाहिए जिनको गिद्ध की तरह नोच कर खाया जा सके। और ये कॉपी पेस्ट जितने बच्चे करते हैं वो सब उस श्रेणी में आते हैं। तो इस श्रेणी में मत आओ, दुनिया इतना फायदा उठा लेगी कि बाद में किसी को जो है आप कह भी नहीं पाओगे, मारवाड़ी में कह के रोता ने रोज ही नहीं आवे। वह वाली बात हुई, आत्मनिर्भर बनो, इन गिद्धों को मौका मत दो अपने आप को नोच कर खाने के लिए। दुनिया बैठी है भक्षण करने के लिए। और मैं हर बार कहता हूं, इतने तो आत्मनिर्भर बन जाओ कम से कम कि अपने निर्णय खुद ले सको, सही गलत का फैसला खुद कर सको। आज तो मान लो मैं आप लोगों को इस तरीके से सलाह दे रहा हूं, दूसरे तो चाहते ही है कि आप उनसे पूछो और वो आपका फायदा उठाए। क्यों ऐसा मौका देते हो किसी को? आत्मनिर्भर बनो कम से कम, इतने तो। कब सीखोगे तुम? ऐसे नौकरियां नहीं मिलेगी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी यदि इस तरीके के लक्षण रहे तो। थोड़ी सी अपने आप पर वर्क करो, अपने डिसीजन लेना सीखो, निर्णय लेना सीखो। क्या सही है क्या गलत है नहीं जान पाओगे। दुनिया बैठी है फायदा उठाने के लिए, फायदा उठाएगी। क्या करते हो तुम सब? फिर कहते हो गुरुजी हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप मौका देते हो तब होता है, ऐसे ही नहीं होता है किसी के साथ में भी कुछ गलत। किसी को मौका देना ही क्यों है? किस चौहान शासक ने खरतर गच्छ के अनुयायियों को भूमिदान दिया था बताइए? तो भूमिदान देने वाला शासक है अर्णोराज। कौन है? अर्णोराज है। थोड़े सी मैच्योर बनो, ये इमेच्योरिटी के लक्षण प्रदर्शित नहीं करें, और यदि है तो इस पर वर्क करने की जरूरत है आप लोगों को। गुरुजी हाथ पकड़ के आपको एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने नहीं आ सकते हैं, ठीक है? तो ये डिसीजन अपने आप को लेने हैं और अपने परिवार के सदस्यों को पूछते हुए लेने। किसी को भी मौका मत दीजिए कि वो आप लोगों का फायदा उठाए। समझ रहे हो इस बात को? सभी को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक बच्चे को या एक बच्ची को नहीं कह रहा हूं मैं। ये कम से कम इतने से मैच्योर बनना आपको जरूरी है यदि आप सोचते हो कि हम अपने सरकारी नौकरी में एक सीट देखते हैं, ठीक है? ऐसे ही नहीं बढ़िया सरकारी नौकरी की कोई लटक रही है आप तोड़कर लेकर आ जाओगे। अर्णोराज, ठीक है, जानिए दो प्रसिद्ध शासक देखो। एक तो अजय राज 1105 से 33। अजय राज ने 1113 में अजय मेरू अजमेर नगर बसाया। अजय राज ने अजय प्रिय दम नाम की जो सिक्के चलाए, चांदी और तांबे के सिक्के। अजय राज की कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमलवती या सोमलेखा का नाम भी अंकित मिलता है। और अजय राज ने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दान दिया था। ये कूट वाले प्रश्नों में पूछेंगे, ठीक है? हाँ, फिर देखो अर्णोराज 1133 से 1155। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने अजमेर में खरतर गज के अनुयायी, ये प्रश्न पूछा है, खरतर गज के अनुयायियों को भूमिदान दिया। और देवमोहन और धर्मघोष, ये तो आप लोगों को पहली ही स्लाइड में बता दिया था, ये जो है विद्वान इनके दरबारी थे। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न देखो, गुड़ला उत्सव की शुरुआत किसके समय हुई है? तो ये पूछेंगे तो राव सातल देव के समय हुई है। गुड़ले खां को मारा था उसके उपलक्ष्य में हुई है, ठीक है? देखो मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को जान लेने हैं। क्या जानोगे? जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा ने की है। संस्थापक कौन थे? रावसिया। राठौड़ों के मूल पुरुष रावसिया। राजधानी किसे बनाई? खेड़ को, ठीक है? राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? राव चुंडा को। और उसके बाद में यहाँ पे ऑब्लिक में लिखना राव जोधा, ठीक है? राव जोधा भी लिखना, चुंडा नहीं मिले तो जोधा करके आना है, ठीक है? राव जोधा लिखोगे, ठीक है? राव चुंडा ने नागौर के समीप चुंडा सागर तालाब का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने 1459 में। गुड़ला महोत्सव की शुरुआत राव सातल के समय हुई। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जोधपुर का पहला शासक कौन था? उदय सिंह। और मारवाड़ की
ये कहा जा सकता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके समय, तो राव मालदेव के समय। स्थापत्य का स्वर्ण युग राव मालदेव के समय। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, राजाराम कंडेला की जीवित समाधि मेहरानगढ़ में दी गई थी। यशवंत यशोभूषण ग्रंथ की रचना करने वाले मुरारी दान बारठ किसके समय के दरबारी कवि थे? यशवंत यशोभूषण, बताइए। यशवंत यशोभूषण के रचना करने वाले मुरारी दान जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। किसके थे? जसवंत सिंह के। देखो जसवंत सिंह जी संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ना कि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर आयोजित किए गए कलकत्ता दरबार में प्रिंस ऑफ वेल्स ने जसवंत सिंह को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार इंडियन GCSI बनाने की घोषणा की थी। ये रेयर फैक्ट है जो जसवंत सिंह जी बता रहा हूं, नॉर्मल तो आपको पता है। जसवंत सिंह ने आबू से होकर निकलने वाली राजपुताना मालवा रेलवे के लिए अंग्रेजों को जमीन प्रदान की थी। 8 मई 1879 को जसवंत सिंह ने एक नमक संधि के माध्यम से सांबर डीडवाना आदि क्षेत्रों के नमक निर्माण का ठेका अंग्रेजों को दिया था। इन्हीं के काल में दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। 1881 में जसवंत सिंह के समय जोधपुर में पहली जनगणना की गई तथा जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1884 में जोधपुर में नगर पालिका की स्थापना की गई और 1885 में बाल विवाहों पर प्रतिबंध लगाया। जसवंत सिंह के समय मुरारी दान बारठ ने यशवंत यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे महाराजा ने कवि राजा की उपाधि दी। मुरारी दान बारठ को कवि राजा की उपाधि दी। ये सारे रेयर फैक्ट हैं जो जसवंत सिंह में कम पढ़ने में आते हैं, इनको नोट करके रखना अच्छे से। अगला प्रश्न देखो, बीकानेर के राजा सूर सिंह की मृत्यु के बाद शासक कौन बना है? सूर सिंह की मृत्यु के बाद में शासक कौन बना है? कर्ण सिंह बना है। कौन? राव कर्ण सिंह। आइए राव कर्ण सिंह से संबंधित भी जानकारी पढ़ लेते हैं। महाराजा सूर सिंह की मृत्यु के बाद अक्टूबर 1681 में कर्ण सिंह बीकानेर का शासक बना। मुगल बादशाह शाहजहां ने कर्ण सिंह को 2000 जात और 1500 सवार का मनसब दिया। औरंगजेब ने कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक्र सप्तती में कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह का है। ये आज के ही सेशन में दूसरी बार आया। 1644 में कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के मध्य मतिरे की राड युद्ध हुआ है, जिसमें कर्ण सिंह विजय हुए हैं। ठीक है। कर्ण सिंह के समय साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें बीकानेर के महाराजा राय सिंह से कर्ण सिंह तक के शासकों की वंशावली मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही महाराजा कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली थे, जिन्होंने काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ की भी जो है रचना आप लोगों के की थी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब धीरे नहीं चलेंगे बेटा, ये तो अंतिम स्लाइड थी। ठीक है, इसके बाद में अपने ये जो सेशन पूरा हो गया है ना, तो जिसको भी अभ्यास करना वो कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ सेव कर देता हूं, तो पीडीएफ शेयर करूंगा तब और भी बढ़िया तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन पीडीएफ आप लोगों को, क्लास आज हुई है, पीडीएफ आप लोगों को शाम तक देने की कोशिश करता हूं, नहीं तो फिर कल तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो इतना धैर्य होना जरूरी है। तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 बजे तैयार रहना। जो भी चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं वे सारे के सारे बच्चे 2 बजे तैयार रहेंगे। आप लोगों के 2 बजे हिंदी का सेशन लगेगा और उसके बाद में शाम 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन लगेगा। मस्ट ज्वाइन सेशन है दोनों के दोनों। ठीक है, तो उसमें उपस्थिति आपकी रहनी चाहिए और बहुत शानदार तरीके से झंडे गाड़ के आओगे एग्जाम के अंदर, और कोई भी आपका फायदा न उठा पाए ऐसे आप लोगों को बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। इस चीज को जो है गांठ मान लेना, आज प्रण ले लो शिक्षक दिवस पे कि हम इतने तो आत्मनिर्भर बन के रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में, आज के इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।